हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 की कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक से 4.1 कंजम्पशन एंड सेविंग। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वी आर अज्यूमिंग कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले वी आर अज्यूमिंग कि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। मतलब कि क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है कि वो बाकी कंट्रीज के साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर रही। मतलब अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी क्लोज्ड है, तो हम बोल रहे हैं कि वो बाहर दूसरी कंट्रीज के साथ कोई भी लेन देन नहीं कर रही है, ना इंपोर्ट कर रही है ना एक्सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग कि हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है। दैट मीन्स कि हमारे जो नेट एक्सपोर्ट है वो भी ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ हम अज्यूम कर चल रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक को 4.1 हमारा कंजम्पशन एंड सेविंग। तो बेसिकली यहाँ पर इस टॉपिक में हम बात करते हैं हमारे इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड के डिसीजन की। तो यहाँ पर 4.1 में हम बात करते हैं हमारे इंडिविजुअल्स या फिर हम बोल सकते हैं हाउस होल्ड के डिसीजंस की। किस तरीके का डिसीजन, क्या डिसाइड करते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितना कंज्यूम करना है और कितना सेव करना है विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल की इनकम की, तो हम बात करते हैं डिस्पोजेबल इनकम की। मतलब कि हमारी वो इनकम जिसमें से हम अपने टैक्सेस को माइनस करके चल रहे हैं, और अगर हमें कोई ट्रांसफ़र मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसे ऐड ऑन करके चल रहे हैं। उसके बाद जो हमारी इनकम बच जाती है वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसा हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था। तो यहाँ पर 4.1 में हम बेसिकली क्या देखते हैं, हम बात करते हैं 4.1 में कि हमारा जो इंडिविजुअल है या हाउस होल्ड है उसका क्या डिसीजन होगा अपनी इनकम को लेकर। क्या डिसीजन होगा कि अपनी इनकम का जो भी उसकी गिवन लेवल ऑफ इनकम है उसमें से वो कितना कंज्यूम करे, कितना खर्च करे और कितना वो सेव करे, कितना वो बचाए। अब यहाँ पर ये जो दोनों डिसीजन है कि वो कितना कंज्यूम करेगा अपनी इनकम का और कितना सेव करेगा अपनी इनकम का, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये दोनों ही डिसीजन जो होते हैं वो सेम होते हैं। दोनों डिसीजन हमारे सेम कैसे होते हैं? तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम की, लेट सपोज यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक पर्सन ए है और उसकी गिवन लेवल ऑफ इनकम क्या है, लेट सपोज हम ले लेते हैं 4,000 जो है वो पर मंथ अर्न करता है। और यहाँ पर ये जो 4,000 है ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम है। मतलब कि हमारी वो इनकम जो टैक्सेस को डिडक्ट करके और ट्रांसफर्स को रिसीव कर कर आई है। तो यहाँ पर ये हमारी बुक में भी गिवन है कि ये हमारी आफ्टर टैक्स इनकम है। मतलब कि यहाँ पर हम अपने टैक्सेस को जो हटाकर इनकम बच रही है उसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ट्रांसफर्स की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली क्या होती है, मेरी वो इनकम जिसमें से हम टैक्सेस को माइनस कर देते हैं और अपने ट्रांसफ़र रेवेन्यूज़ को जो है ऐड ऑन कर देते हैं। लेकिन हमारी बुक में हम ट्रांसफ़र्स की भी बात नहीं कर रहे, तो इग्नोर करते हैं इसे, और हम बात कर रहे हैं हमारी वो इनकम जो टैक्सेस को हटाकर आ रही है। मतलब इस इनकम में से मैंने अपने टैक्सेस पे कर दिए, तो जो बची हुई इनकम है पर्सन ए की वो है हमारी डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पे हमारी आफ्टर टैक्स पर्सन ए की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या है, 4,000। अब इस इनकम में से हमारे इस इंडिविजुअल को, पर्सन ए को डिसाइड करना है कि वो कितना कंज्यूम करेगा और वो कितना सेव करेगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये दोनों ही डिसीजन जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है। मतलब कि अगर हम एक भी डिसाइड करते हैं दूसरा अपने आप जो है डिसाइड हो जाता है। मतलब कि अगर मैं डिसाइड कर लूँ कि मुझे इन 4,000 में से कितना कंज्यूम करना है, तो ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ होगा वो मैं सेव करूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डिसाइड करती हूँ यहाँ पर, अगर हमारा जो पर्सन 2 है वो डिसाइड करता है कि उसे स्पेंड करना है अपनी कंजम्पशन पर 3,700, वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी 4,000 में से 3,700 अपनी कंजम्पशन पर स्पेंड करूँगा, खर्चों पर स्पेंड करूँगा, ये उसने डिसाइड करा। तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा डिसीजन है वो अपने आप ही बन जाता है कि अब इतना तो देखो ये कंज्यूम कर रहा है, तो बाकी सेव कितना करेगा जो बच गया है।
तो हम एक डिसीजन लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो दूसरा डिसीजन है वो अपने आप निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पे वो कितना सेव करेगा बचा हुआ, तो 4000 माइनस हमारा 3700 कितना हो जाएगा कि वो हमारा यहाँ पर सेव करेगा 300। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या देखा कि अगर हम बात करते हैं कि दोनों ही डिसीजन सेम है तो हमें बस डिसाइड करनी होती है कोई एक चीज़, या तो हम डिसाइड कर लें कि मुझे कितना कंज्यूम करना है अपनी इनकम का, या फिर हम डिसाइड कर लें कि हमें कितना सेव करना है। बाकी बचा हुआ हमारा दूसरा डिसीजन होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे कंजम्पशन पर 3700 जो है लगाने हैं, स्पेंड करने हैं अपने 4000 में से, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सेविंग का डिसीजन है वो आ जाएगा। बचा हुआ अब हम अपना सेव करेंगे। तो यहाँ पर 4.1 की अगर हम बात करें तो इसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम हमारा जो इंडिविजुअल है या हाउस होल्ड है वो कैसे डिसीजन लेता है कि उसे कितना कंज्यूम करना है और कितना सेव करना है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करी है कि एक इंडिविजुअल कितना कंज्यूम करता है, कितना सेव करता है गिवन लेवल ऑफ इनकम पर। बट अगर हम बात करें नेशनल लेवल पर अपनी कंजम्पशन और सेविंग की, तो अगर हम बात करते हैं नेशनल लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग की, तो इसमें हम बेसिकली इसको किस तरीके से मेजर करते हैं। अभी हमने पीछे इंडिविजुअल की बात करी कि इंडिविजुअल कितना कंज्यूम करता है, इंडिविजुअल कितना सेव करता है गिवन लेवल ऑफ इनकम को। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारी नेशनल लेवल में कंजम्पशन और सेविंग किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं नेशनल लेवल की तो हम बात करते हैं ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर कितनी कंजम्पशन एंड सेविंग होगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंजम्पशन की तो उसको हम मेजर करते हैं हमारी डिज़ायर्ड कंजम्पशन से कि हमारी नेशनल लेवल पर डिज़ायर्ड कंजम्पशन क्या है। तो अगर हम बात करते हैं अपनी नेशनल लेवल ऑफ कंजम्पशन की तो उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, हमारी डिज़ायर्ड कंजम्पशन के थ्रू। डिज़ायर्ड कंजम्पशन बेसिकली क्या शो करता है, ये जो हमारा CD है वो बेसिकली क्या शो करता है कि मेरे जो हाउस होल्ड है वो कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम के साथ, और जो भी हमारे अदर फैक्टर गिवन है उनके साथ। बेसिकली यहाँ पर अगर हमें चैप्टर 9 याद होगा तो उसमें हम एग्रीगेट डिमांड को पढ़ते थे। एग्रीगेट डिमांड बेसिकली क्या शो करता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं, हाउस होल्ड हो, इन्वेस्टर हो, गवर्नमेंट हो, बाहर की कंट्री के लोग हो, वो कितनी हमारी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, है ना। एग्रीगेट डिमांड यही होता है। इसमें हम कैलकुलेट इसे कैसे करते थे, हम देखते थे कंजम्पशन पर कितनी डिमांड हो रही है, मतलब हाउस होल्ड जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं वो। फिर उसके बाद हम देखते थे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर रहे हैं वो। उसके बाद हम देखते थे गवर्नमेंट जो डिमांड कर रही है वो। और तीसरा हम देखते थे उसके बाद हमारा चौथा नेट एक्सपोर्ट की कितनी डिमांड हो रही है। तो हमारी ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की जो है डिमांड आ जाती थी इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पर भी जो हमारी ये कंजम्पशन की डिमांड थी, जो हमारी डिज़ायर्ड कंजम्पशन थी, वो बेसिकली क्या शो करती थी कि हमारे हाउस होल्ड कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं इंडिविजुअल की तो हम देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल कितना अपनी इनकम का कंज्यूम करना चाहता है, कितना सेव करना चाहता है। ओवरऑल अगर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, हमारे सारे ही हाउस होल्ड कितना कंज्यूम करना चाहते हैं। और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम अपने सारे ही हाउस होल्ड की जो डिज़ायर्ड कंजम्पशन है उसको ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारी डिज़ायर्ड कंजम्पशन आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल लेवल ऑफ कंजम्पशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमारी नेशनल लेवल की डिज़ायर्ड कंजम्पशन क्या है, तो वो क्या है बेसिकली कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी हाउस होल्ड है वो कितनी डिज़ायर्ड कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब कि वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए। जब हम उनको एडॉप्ट कर देते हैं तो हमारी जो है नेशनल लेवल ऑफ डिज़ायर्ड कंजम्पशन आ जाती है। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारी जो ये डिज़ायर्ड कंजम्पशन है नेशनल लेवल की, वो हमारे सारे हाउस होल्ड पर इकोनॉमी के अंदर जो कंजम्पशन की डिमांड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। अगर हमारे सारे इंडिविजुअल का जो ये सम अप है,
अगर वो अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हैं, अपनी कंजम्पशन के डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं, तो उस केस में हमारी डिजायर्ड कंजम्पशन नेशनल लेवल की इंक्रीज हो जाएगी। सेम इसका उल्टा, अगर हमारे सारे हाउस होल्ड अपनी डिजायर्ड कंजम्पशन को कम करते हैं तो हमारी ओवरऑल नेशनल लेवल की जो डिजायर्ड कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये हमारी डिजायर्ड कंजम्पशन नेशनल लेवल की हमारे सारे इंडिविजुअल पर, सारे ही हाउस होल्ड पर जो इकोनॉमी के अंदर रहते हैं, जो डिजायर्ड कंजम्पशन करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, तो वो उन पर डिपेंड करती है। अगर वो अपनी कंजम्पशन को कम करेंगे तो नेशनल लेवल की भी कम हो जाएगी, अगर वो अपनी कंजम्पशन को ज़्यादा करेंगे तो हमारी नेशनल लेवल पर जो कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। नाउ अब अगर हम बात करें अपनी सेविंग्स की, तो यहाँ पर हमारा जो नेशनल लेवल ऑफ डिजायर्ड सेविंग है वो बेसिकली हमारे इस फॉर्मूले से डिनोट किया गया है। हमारा एस टी इज इक्वल टू वाई प्लस हमारा एन ई पी माइनस हमारा सी माइनस हमारा जी। ये हमने आई गेस अपने चैप्टर 2 में पढ़ा था। तो उसमें बेसिकली यहाँ पर हमारी जो नेशनल लेवल ऑफ सेविंग थी, ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो सेविंग थी, उसका फॉर्मूला हमने ये ड्राइव करा था। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, हमने चैप्टर 2 में इसकी बात करी थी। मैं इसे स्क्रीन पर ज़रूर मेंशन करूँगी कि इक्वेशन कहाँ से आई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन की, तो हम इस इक्वेशन में बेसिकली क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा टर्म है यहाँ पर वो बेसिकली क्या शो करता है, हमारा नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि हम जो इनकम रिसीव कर रहे हैं, मतलब हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो जो इनकम रिसीव कर रहे हैं बाहर के कंट्रीज में काम करके, और उसको हम माइनस कर देते कि हम जो बाहर की कंट्री के लोगों को पे कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, इनकम दे रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर काम करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी जो नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड है वो आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर हमने बात करी है चैप्टर की स्टार्टिंग में कि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब कि वो बाहर की कंट्रीज के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रही है। तो उस केस में ना तो बाहर की कंट्री के लोग हमारी कंट्री में काम करने आ रहे हैं, और ना हम बाहर की कंट्री में जा रहे हैं काम करने, और ना ही हमें कोई भी फैक्टर पेमेंट मिल रही है काम करने में बाहर, और ना ही बाहर के बंदे जो यहाँ काम कर रहे हैं उसे हम दे रहे हैं। तो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो उस केस में हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि हमारी नेट फैक्टर पेमेंट भी ज़ीरो हो जाएगी। जब हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है तो हमारे नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड जो है वो भी ज़ीरो हो जाएंगे। तो इस केस में हमारी जो नेशनल लेवल ऑफ डिजायर्ड सेविंग है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा नेशनल लेवल ऑफ डिजायर्ड सेविंग। तो बेसिकली अगर चैप्टर 2 की थोड़ा समराइज करें तो उसमें हमने क्या करा था, वहाँ पर हमने नेशनल सेविंग को कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा था कि हमारी प्राइवेट सेक्टर कितनी सेविंग करता है टोटल। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर कितनी सेविंग करता है टोटल। और उसके बाद जब हमने इन दोनों को ड्राइव करा था तो हमने इन दोनों की सेविंग को ऐड कर दिया था, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। तो हमारी ओवरऑल जो नेशनल सेविंग थी उसका फॉर्मूला ये आ गया था। इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ गई थी, वो हम अपने चैप्टर 2 में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी ये टर्म तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई क्योंकि हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है, हम बाहर की कंट्री के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं इंटरेक्शन। तो हमारी जो डिज़ायर्ड सेविंग है, नेशनल लेवल ऑफ डिज़ायर्ड सेविंग, वो क्या आ जाती है ये। और ये बेसिकली क्या शो कर रही है कि मेरी जो ओवरऑल लेवल ऑफ इनकम है इकोनॉमी के अंदर, जब हम उसमें से माइनस कर देते हैं हमारी डिज़ायर्ड कंजम्पशन को और हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को, तो हमारी जो है डिज़ायर्ड सेविंग आ जाती है। नाउ अब अगर हम बात करें हमारी इंडिविजुअल्स के डिसीजन की कि वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि हमें कितना कंज्यूम करना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए, तो उन सबको देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अब इस चैप्टर में हम इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो सेविंग है वो कंजम्पशन पर डिपेंड करती है नेगेटिवली। और हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमें डिज़ायर्ड कंजम्पशन चाहिए तो हमें सारे ही हाउस होल्ड को पता करना पड़ेगा कि हमारे सारे ही हाउस होल्ड किस तरीके से कंजम्पशन कर रहे हैं। अब सारे ही हाउस होल्ड को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। इंडिविजुअल जिस तरीके से लेंगे तो उस तरीके से हमारी ओवरऑल सारी इकोनॉमी में जितने भी हाउस होल्ड है वो भी उस तरीके से डिसाइड करेंगे, और हम अपनी डिज़ायर्ड कंजम्पशन और अगेन अपनी डिज़ायर्ड सेविंग को जो है मेजर कर सकते हैं
मैक्रो इकोनॉमिक के लेवल पर। तो हम अपना इंडिविजुअल्स को ही समझते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली हम अपने ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सारे इंडिविजुअल्स के डिसीजन को समराइज कर समझ सकते हैं एक बड़े लेवल पर कि हमारे नेशनल लेवल या फिर पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो डिजायर्ड सेविंग और कंजम्पशन होगी वो किस तरीके से होगी। द कंजम्पशन एंड सेविंग डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे एक इंडिविजुअल का कि वो किस तरीके से कितना कंजम्पशन करता है, कितना सेव करता है और कैसी कैसी चॉइसेस करता है, किस तरीके से डिसाइड करता है, तो वो सारी चीज़ों को देखेंगे। तो लेट्स अज्यूम कि हमारा यहाँ पर एक पर्सन ए है और वो हमारा साल का 60,000 जो है अर्न करता है आफ्टर टैक्सेस। आफ्टर टैक्सेस मतलब कि ये जो इसकी इनकम है पूरे साल की, ये डिस्पोजेबल इनकम है। मतलब क्या होता है इसका कि हमारी जो भी इनकम है उसमें से जब हमने टैक्सेस पे कर दिए गवर्नमेंट को, तो जो हमारी बची हुई इनकम है वो, तो हमारी बची हुई इनकम पर सनी की कितनी है 60,000 आफ्टर टैक्सेस। और यहाँ पर ये इसकी पर ईयर साल की इनकम है, एक साल में ये 60,000 जो है अर्न करता है। अब यहाँ पर जो ये इनकम अर्न कर रहा है इसको ये दो डिफरेंट तरीके से यूज कर सकता है। पहले अगर हम डिसीजन की बात करें तो ये अपनी इनकम से लेस जो है कंज्यूम करे। अगर ये अपनी इनकम से कुछ कम कंज्यूम कर रहा है, मतलब कि ओवरऑल इनकम इसकी कितनी है 60,000, अगर ये पूरे साल में सिर्फ 50,000 कंज्यूम कर रहा है तो 10,000 का क्या करेगा, बाकी बचा लेगा। तो यहाँ पर अगर हमारा इंडिविजुअल अपनी इनकम से कम कंज्यूम करता है दैट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ जो है अब सेव करता है। तो यहाँ पर अगर वो कम कंज्यूम कर रहा है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। तो पहला हो सकता है कि वो अपने फ्यूचर के लिए सेव कर रहा हो ताकि वो फ्यूचर में ज़्यादा कंज्यूम कर पाए। तो अगर हमारा इंडिविजुअल अपनी इनकम से कम कंज्यूम कर रहा है मतलब कि वो कुछ ना कुछ जो है सेव कर रहा है, सारी इनकम को कंज्यूम नहीं कर रहा, मतलब कुछ इनकम उसकी बच भी रही है और उसे वो सेव कर रहा है। अगर वो अपनी इनकम से कम कंज्यूम करता है और यहाँ पर वो सेव करता है तो उस सिचुएशन में वो क्यों सेव कर रहा है, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। तो फर्स्ट रीज़न हम क्या बोल रहे हैं कि ताकि वो फ्यूचर में और कंज्यूम कर पाए। ऑब्वियसली अगर उसे फ्यूचर में और कंज्यूम करना है तो और खर्चे करने के लिए पैसे भी होने चाहिए। अगर हम आज सेव कर रहे हैं अपने पैसों को तो उसे हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्यूचर में खर्चों को इंक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हम आज सेव कर रहे हैं तो हमारी जो फ्यूचर इनकम होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास इनकम जो हम अर्न कर रहे हैं वो भी होगी और हमारी सेविंग्स भी होगी। तो उस केस में हमारा फर्स्ट रीज़न क्या बोलता है कि अगर हम सेव कर रहे हैं, अपनी इनकम से कम कंज्यूम कर रहे हैं आज के टाइम पर, तो हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम फ्यूचर में और ज़्यादा इनकम को इंजॉय कर पाएँ और ज़्यादा जो है कंजम्पशन कर पाएँ। दूसरे रीज़न की अगर हम बात करें तो दूसरा रीज़न बात करता है हमारी अनसर्टिनिटी की। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड रीज़न है वो क्या है, अनसर्टिनिटी। तो इसमें हम बात करते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल आज अपनी इनकम से कम कंज्यूम करता है और बाकी प्रपोर्शन जो है सेव करता है, तो वो क्यों सेव कर रहा है, ड्यू टू अनसर्टिनिटी। इसमें हम बात करते हैं कि हमारी जो लाइफ है, हर इंडिविजुअल की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कल को क्या होने वाला है। अब जो भी हमारा कल होने वाला है उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जो अच्छी ना हो, तो उसके लिए हमें एज अ बैकअप ऑप्शन अपने पास सेविंग्स को रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक अनसर्टेनिटी की, तो हम लेकर चलते हैं कि व्हाट इफ अगर 1 महीने बाद हमारा जो बॉस है वो हमें जॉब से निकाल देता है ड्यू टू XYZ रीज़न। तो उसमें क्या है कि हमने ऐसा कुछ प्रिडिक्ट नहीं करा था हमारी लाइफ में होने वाला है, बट हो गया, अब जॉब से हमें निकाल दिया जा रहा है नेक्स्ट मंथ, तो ये एक अनसर्टेनिटी है। अगर हमारी जॉब से हमें निकाल दिया जाता है तो हमारी जो अर्निंग है वो एक तरीके से बंद हो जाएगी, और अगर उस सिचुएशन में हमारे पास सेविंग्स भी नहीं होगी तो वो सिचुएशन तो सबसे बेकार है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए, ऐसी अनसर्टेनिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास एज अ बैकअप ऑप्शन जो है सेविंग्स को रखना पड़ता है। अगर कल को हमें जॉब से निकाल दिया जाए या फिर हमारी अर्निंग किसी भी रीज़न से बंद हो जाती है या कम पड़ जाती है, तो उसके लिए हमारे पास हमारी सेविंग्स होनी चाहिए ताकि उस सिचुएशन में हम जो है सरवाइव कर पाएँ
या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इसमें एक और अनसर्टेनिटी में कि व्हाट इफ़ अगर हम फ्यूचर में कुछ सीरियस इंजर्ड हो जाएं या फिर हम बहुत बीमार हो जाएं या हमारी फैमिली में कोई बहुत ही मेजर एक्सपेंस आ जाए, तो अगेन उसके लिए हमें सेविंग्स चाहिए, हमारी अर्निंग इनफ नहीं हो रही और हमें और पैसों की नीड है, तो अगेन उस सिचुएशंस में भी हमें जो है अपनी सेविंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा सेकंड रीज़न है कि लोग क्यों सेव करते हैं, क्यों अपनी इनकम से कम आज कंज्यूम कर रहे हैं और बाकी जो प्रपोर्शन है उससे सेव कर रहे हैं कल के लिए। तो पहला क्या है, ताकि फ्यूचर में और खर्चे कर पाए, इंजॉय कर पाए अपनी इनकम को ज़्यादा फ्यूचर में। दूसरा है कि अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी होती है तो उसके लिए भी लोग सेव करते हैं। फिर अगर हम बात करें थर्ड रीज़न की, तो लोग अपनी रिटायरमेंट के लिए भी सेव करते हैं। तो ये है हमारे 3 रीज़न। अगर हम बात करते हैं कि पर्सन ए हमारा आज अपनी इनकम से अगर कम कंज्यूम करता है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कम कंज्यूम कर रहा है अपनी इनकम से, मतलब हम ले लेते हैं कि पूरे साल में सिर्फ 40,000 ये अपनी इनकम का स्पेंड कर रहा है कंजम्पशन पे, तो बाकी बचा हुआ क्या करेगा, सेव करेगा। और वो किस लिए करेगा, तो उसके हमने रीजंस की बात करी। दूसरा हमारा जो इंडिविजुअल ए है, हमारा जो ये पर्सन ए है, उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि वो जो इनकम अर्न कर रहा है उससे वो ज़्यादा कंज्यूम करे एट प्रेजेंट। तो यहाँ पर हमारी पर्सन ए के पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो अपनी इनकम से ज़्यादा कंज्यूम करे, मतलब कि उसकी इनकम 60,000 है पर ईयर, बट वो जो खर्चे कर रहा है पूरे साल में कंजम्पशन पर, उसको हम ले लेते हैं 65,000। अगर वो अपनी इनकम से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, देखो अपनी पूरी इनकम को तो स्पेंड कर रहा है, 60,000 अपने स्पेंड कर रहा है कंजम्पशन पर, बट 5,000 और एडिशनल कर रहा है, तो उसका जो खर्चा है, जो ये पैसे आ रहे हैं उसके पास एक्स्ट्रा, वो कहाँ से आ रहे हैं, उसको हम लेकर चलते हैं यहाँ पर कि वो जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं उसके पास, वो कहाँ से आ रहे हैं, बोरोइंग कर कर। अगर वो आज अपनी इनकम से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चे कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है उन खर्चों को, बोरोइंग कर कर, लोगों से पैसे लेकर, उधार पर लेकर आज ज़्यादा खर्चे कर रहा है। तो वो बोरोइंग उसने करीब 5,000 की और जितनी उसकी इनकम थी उससे ज़्यादा वो खर्चे कर रहा है आज के टाइम पर। अगर वो ऐसा करता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर वो अपनी इनकम से आज ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ज़्यादा खर्चे कर रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो एट प्रेजेंट इस टाइम पर ज़्यादा इंजॉय कर पाएगा अपनी इनकम को। तो यहाँ पर अगर हमारा पर्सन ए अपनी इनकम से ज़्यादा कंज्यूम करता है आज बोरोइंग के थ्रू, उधार लेकर, तो उसका प्लस पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पर अगर वो अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चे कर रहा है प्रेजेंट पे, तो मतलब कि एट प्रेजेंट वो इतना ज़्यादा इंजॉय कर पा रहा है, 5,000 एडिशनल जो है वो इंजॉय कर पा रहा है। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो यहाँ पर इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर वो आज 5,000 उधार लेकर ज़्यादा इंजॉय कर रहा है अपनी इनकम से, तो अब जो ये इसने 5,000 आज उधार लिए हैं, बोरोइंग करी है, तो कल को इसे ये पे बैक भी करनी पड़ेगी। ये जो इसने लोन लिया है, ये इसने जो बोरोइंग ली है, ये इसे पे बैक भी करना पड़ेगा फ्यूचर में विद इंटरेस्ट। तो अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल के डिसीजन की, तो हम किस तरीके का डिसीजन देख रहे हैं, जैसे कि हमने बात करी पर्सन ए की, तो उसके पास किस तरीके की चॉइसेस है कि जो भी वो अर्निंग कर रहा है अपने पूरे साल में, जो भी उसकी इनकम है, वो उससे कम कंज्यूम करे एट प्रेजेंट या फिर वो उससे ज़्यादा कंज्यूम करे एट प्रेजेंट। और अगर वो दोनों चॉइसेस कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है, उसके क्या रीजंस है, उसकी हमने बात करी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की, तो इंडिविजुअल इसी तरीके का जो है ट्रेड ऑफ फेस करते हैं अपनी करंट कंजम्पशन का और अपनी फ्यूचर कंजम्पशन का। अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, तो जो हमारे लोग हैं वो इसी तरीके के ट्रेड ऑफ को फेस करते हैं। तो हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो इसी तरीके का ट्रेड ऑफ जो है फेस करते हैं करंट और फ्यूचर कंजम्पशन के बीच में। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब होता है कि दोनों चीज़ें तो नहीं मिल सकती, या तो ये या तो वो वाला सीन होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपनी करंट कंजम्पशन और फ्यूचर कंजम्पशन के बीच में, तो हमारे जो लोग हैं वो ट्रेड ऑफ फेस करते हैं
कि मैं अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज करूं या फ्यूचर की को करूं। और अगर मैं करंट कंजम्पशन को इंक्रीज करती हूं तो फ्यूचर की कम हो जाएगी, और अगर मैं करंट कंजम्पशन को कम करती हूँ तो मेरी फ्यूचर की कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी, जैसे हमने ऊपर देखा। जैसे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मैं अपनी इनकम का आज कंज्यूम जो है कम कर रही हूँ, मतलब कि मैं अपनी करंट कंजम्पशन को जो है यहाँ पर कम कर रही हूँ। क्यों कम कर रही हूँ? ताकि मैं फ्यूचर में और कंजम्पशन जो है कर सकूँ। और बाकी हमने रीजंस की बात करी कि हम क्यों सेव कर रहे हैं। दूसरा हमने क्या देखा यहाँ पर, अगर मैं आज अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज करती हूँ बोरोइंग के थ्रू, तो मैं क्या देख रही हूँ कि फ्यूचर में मुझे उसे पे बैक भी करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो मेरी फ्यूचर की इनकम कम हो जाएगी और मैं फ्यूचर में अपनी कंजम्पशन को एक तरीके से जो है कम कर पाऊंगी। तो यहाँ पे भी हम जो है सेम ही ट्रेड ऑफ फेस कर रहे हैं। अगर मैं आज कम कंज्यूम करती हूँ तो मैं फ्यूचर में ज़्यादा कर पाऊंगी कंज्यूम, और अगर मैं आज ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ तो मैं फ्यूचर में जो है कम कंज्यूम कर पाऊंगी। तो इस तरीके की जो ट्रेड ऑफ है वो लोग फेस करते हैं कि मैं अपनी आज की कंजम्पशन को ज़्यादा रखूँ या फिर कल की कंजम्पशन को ज़्यादा रखूँ, क्योंकि दोनों को एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर हम एक को इंक्रीज करते हैं तो हमारा दूसरा जो है वो कम होगा ही होगा। इन दोनों के बीच में जो है नेगेटिव रिलेशन है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये ट्रेड ऑफ है, या तो ये या तो वो, दोनों नहीं मिल सकते। अगर आज कंज्यूम करना है ज़्यादा तो कल सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कल अपनी कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। तो जो हमारे इंडिविजुअल हैं वो इसी तरीके का जो ट्रेड ऑफ है उसे फेस करते हैं करंट और फ्यूचर कंजम्पशन के बीच में। अब यहाँ पर ये हमारी ट्रेड ऑफ की बात हो गई, बट यहाँ पर ये जो ट्रेड ऑफ है वो किसी ना किसी चीज़ पर तो डिपेंड करता होगा। ये जो इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं कि मैं आज कम कंज्यूम करूं या फिर कल कंज्यूम कम करूं, तो ये किसी ना किसी पर तो डिपेंड करता होगा। तो हमारा जो ट्रेड ऑफ है वो डिपेंड करता है हमारे रियल इंटरेस्ट रेट पर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेड ऑफ की, कि हमारी ट्रेड ऑफ किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, जो इंडिविजुअल फेस कर रहे हैं कि मैं आज कितना कंज्यूम करूँ, फ्यूचर में कितना कंजम्पशन पर स्पेंड करूँ, तो ये ट्रेड ऑफ किस पर डिपेंड करती है? रियल इंटरेस्ट रेट पर। रियल इंटरेस्ट रेट क्या है? बेसिकली अगर हम सेविंग्स करते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट रेट रिसीव होता है, वो अगेन रियल इंटरेस्ट रेट हमें रिसीव होता है। अगेन अगर हम बात करें कि मैं बोरोइंग करती हूँ, मैं उधार लेती हूँ, तो मुझे वो पे बैक करना पड़ेगा। किस इंटरेस्ट रेट पर पे बैक करना पड़ेगा? अगेन रियल इंटरेस्ट रेट पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पर्सन ए की, तो अगर पर्सन ए सेव करता है, मतलब कि वो अपनी इनकम से आज के टाइम पर कम कंज्यूम कर रहा है और कुछ प्रपोर्शन सेव कर रहा है, तो उसकी सेविंग्स पर उसे जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा 1 साल बाद, वो होगा रियल इंटरेस्ट रेट स्मॉल आर। और अगर हम बात करें सेम, अगर मेरा पर्सन ए आज बोरोइंग करता है, उधार करता है, क्यों? क्योंकि वो आज के टाइम पर अपनी इनकम से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। एट प्रेजेंट उसकी जो करंट कंजम्पशन है वो इनकम से ज़्यादा है, तो मतलब वो बोरोइंग कर रहा है। और अगर वो बोरोइंग कर रहा है तो वो जो उसने बोरो करा है, उधार लिया है, जो भी लोन है, वो उसे फ्यूचर में पे बैक करना पड़ेगा अगेन विद इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट क्या होगा? रियल इंटरेस्ट रेट। 1 साल बाद जब वो अपनी बोरिंग जो भी उसने करी है, जो भी उसने उधार लिया है, जब वो उसे पे बैक करेगा 1 साल बाद, तो उसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट रेट देगा वो क्या होगा? हमारा रियल इंटरेस्ट रेट स्मॉल आर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रेड ऑफ की, कि हम ट्रेड ऑफ किस तरीके से यहाँ पर फेस कर रहे हैं रियल इंटरेस्ट रेट के थ्रू, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड ऑफ जो है वो कैसे डिपेंड करता है रियल इंटरेस्ट रेट पर। तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेड ऑफ को किस तरीके से समझेंगे? हम अपनी करंट और फ्यूचर कंजम्पशन को ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ करंट ईयर की, है ना, तो यहाँ पे हम डॉलर्स की बात करते हैं, जैसे बुक में एग्जाम्पल गिवन है, या फिर हम 1 रुपीज़ को भी ले सकते हैं, बट बुक के लिए हम ले लेते हैं $1 अगेन। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कि अगर मैं $1 अपना करंट कंजम्पशन पर लगाती हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो गया कि मैं करंट ईयर में, मतलब अभी एट प्रेजेंट मैं अपना $1 अपनी करंट कंजम्पशन पर स्पेंड कर लूँ। दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर ये $1 करंट कंजम्पशन पर स्पेंड नहीं कर रही, तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं नेक्स्ट ईयर क्या कर लूँ, यहाँ पर मैं अपना नेक्स्ट ईयर ये $1 जो है वो तो मैंने सेव करा ही करा, प्लस इस $1 पर जो मुझे इंटरेस्ट रेट रिसीव हो रहा था, ये अमाउंट, ये जो डॉलर है, इसको जब हम ऐड ऑन करेंगे तो ये जो अमाउंट ऑफ मनी है, ये जो $1 है, इसको मैं अपनी
फ्यूचर कंजम्पशन पर स्पेंड कर दूँ, फ्यूचर कंजम्पशन पर लगा दूँ। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड ऑफ है वो क्या है बेसिकली कि या तो ये या तो वो। अगर मैं आज $1 अपनी करंट कंजम्पशन पर खर्च करती हूँ तो फ्यूचर में मैं ये अमाउंट जो है रिसीव नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अगर $1 आज करंट कंजम्पशन पर स्पेंड कर रही हूँ तो ये $1 ना तो मैं सेव कर रही और ना ही मुझे इस पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा। तो नेक्स्ट ईयर जो मेरी फ्यूचर कंजम्पशन है वो इतने से नहीं होगी। दूसरा इसका उल्टा ले सकते हैं हम, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं $1 आज सेक्रीफाइस कर दूँ, करंट कंजम्पशन पर स्पेंड ना करूँ, तो फ्यूचर में मैं क्या इंजॉय कर सकती हूँ, फ्यूचर में मेरी जो कंजम्पशन है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है कि $1 जो मैंने अपनी करंट कंजम्पशन पर स्पेंड नहीं करा और सेव करा था, प्लस उस पर जो मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उस अमाउंट से मैं अपनी फ्यूचर कंजम्पशन कर सकती हूँ इंक्रीज। तो यहाँ पर हम क्या ट्रेड ऑफ देख रहे हैं बेसिकली कि या तो मैं $1 आज खर्च कर लूँ अपनी कंजम्पशन पर, या फिर $1 प्लस उस पर जो मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मैं फ्यूचर में खर्च कर लूँ। दूसरा हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर इसे सिंपली समझाऊँ तो अगर मैं यहाँ पर $1 से अपनी कंजम्पशन को कम करती हूँ, $1 से अगर मैं अपनी कंजम्पशन को कम करती हूँ तो मेरा 1+R डॉलर से कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी फ्यूचर में। सेम इसका उल्टा हम ले सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं $1 से आज अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज कर देती हूँ तो मैं अब ये $1 सेव नहीं कर रही हूँ, तो फ्यूचर में मेरी जो कंजम्पशन है वो $1 प्लस उस पर जो मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा था उससे कम हो जाएगी। तो इस तरीके का जो है हम ट्रेड ऑफ फेस करते हैं अपने करंट कंजम्पशन और फ्यूचर कंजम्पशन के बीच में। और जो ये ट्रेड ऑफ है वो किस पर डिपेंड करता है कि मैं कितनी करंट कंजम्पशन करूँगी और कितनी फ्यूचर कंजम्पशन करूँगी, वो डिपेंड करता है हमारे रियल इंटरेस्ट रेट पर कि हमारी इकोनॉमी के अंदर रियल इंटरेस्ट रेट कितना है। तो अब हम बात करते हैं हमारे दो एक्सट्रीम केसेस की। तो इसमें हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो हमारी करंट और फ्यूचर कंजम्पशन है, जो इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि मैं करंटली कितना कंज्यूम करूँ, फ्यूचर में कितना कंज्यूम करूँ। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे दो ऐसे एक्सट्रीम केसेस हमारी करंट और फ्यूचर कंजम्पशन के डिसीजन को लेकर जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं अपने फर्स्ट केस की तो वो है कम्प्लीटली सेफ। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट केस है वो बोलता है कि मैं अपनी इनकम को कम्प्लीटली सेव कर लूँ, अपनी इनकम का सारा प्रपोर्शन सेविंग पर लगा दूँ और कुछ भी कंजम्पशन पर स्पेंड ना करूँ। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब मैं अपनी सारी की सारी इनकम को सेव कर रही होंगी और कुछ भी कंजम्पशन पर नहीं लगा रही, तो उस केस में हमारी करंट कंजम्पशन क्या हो जाएगी, एक तरीके से ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि मैं अपनी करंट कंजम्पशन पर जो है कुछ भी स्पेंड नहीं कर रही हूँ अपनी इनकम का, सारी की सारी इनकम को सेव कर रही हूँ। तो उस केस में मेरी जो करंट कंजम्पशन है वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर मेरी करंट कंजम्पशन ज़ीरो है दैट मीन्स कि एट प्रेजेंट हम तो भूखे ही हैं, कुछ भी हम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं अपनी कंजम्पशन पर मनी को। तो हमारा फर्स्ट केस क्या शो कर रहा है कि मैं कंप्लीटली अपनी इनकम को सेव कर रही हूँ और मेरी करंट कंजम्पशन ज़ीरो है, मतलब एट प्रेजेंट मैं कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भूखी हूँ। देन अगर हम बात करते हैं अपने सेकंड एक्सट्रीम केस की, तो सेकंड एक्सट्रीम केस इसका जस्ट अपोजिट है, जो कि शो करता है कि मेरी जो फ्यूचर कंजम्पशन है वो बिल्कुल ना के बराबर है, हमारी जो फ्यूचर कंजम्पशन है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पे इसका क्या सीन है, अब यहाँ पर सेकंड केस क्या है कि मैं अपनी सारी की सारी इनकम को तो स्पेंड कर रही हूँ, बट इस केस में मैं अपनी इनकम के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा मनी स्पेंड कर रही हूँ अपनी कंजम्पशन पर। कैसे, हैवीली बोरो करके, बहुत ज़्यादा लोगों से उधार कर कर मैंने अपनी करंट कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। और जब मैंने ऐसा किया तो मेरी फ्यूचर कंजम्पशन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जब मैं फ्यूचर में जाऊंगी, लाइक मैंने 1 साल बाद जब मैंने वो लोन पे करना है वापस से, तो उस सिचुएशन में मेरी जितनी भी अर्निंग होगी वो सारी लोन पे करने में चली जाएगी और उस केस में मेरी जो फ्यूचर कंजम्पशन है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। तो ये जो दोनों केसेस हैं वो हमारे बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस हैं जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं करते हैं अपनी चॉइसेस को लेकर करंट और फ्यूचर कंजम्पशन की। वो क्या करते हैं,
वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि मैं अपनी करंट कंजम्पशन को बिल्कुल ज़ीरो कर दूं या फ्यूचर कंजम्पशन को बिल्कुल ज़ीरो कर दूं। वो हमेशा कुछ ना कुछ करंट कंजम्पशन भी रखते हैं और कुछ ना कुछ फ्यूचर कंजम्पशन भी रखते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कंजम्पशन स्मूथनिंग मोटिव, तो इसमें हम यही बात करते हैं कि हमारी बिल्कुल लो या बिल्कुल ना के बराबर हम अपनी करंट और फ्यूचर कंजम्पशन को नहीं करते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ करंट कंजम्पशन भी करते हैं और कुछ ना कुछ फ्यूचर कंजम्पशन भी करते हैं। रियली में इन रियल लाइफ ऐसे दो एक्सट्रीम केसेस हमारे कोई भी लोग जो है चूज नहीं करते, डिसाइड नहीं करते अपनी करंट और फ्यूचर कंजम्पशन को लेकर। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर हम यहाँ पे ट्रेड ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने बेसिकली बात करी कि अगर मैं $1 आज कम कंज्यूम करती हूँ तो फ्यूचर में मुझे $1 प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको मैं कंज्यूम कर सकती हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ सेविंग्स की बात करी है। अगर मैं $1 आज बचाती हूँ तो फ्यूचर में मुझे $1 प्लस $1 के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उतने से मेरा अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा और मेरी फ्यूचर कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी। ये टोटली सेविंग की बात थी। बट इफ अगर हम बात करें यहाँ पर बोरोइंग के केस में क्या होगा, किस तरीके से हम ट्रेड ऑफ को फेस करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ करंट एट प्रेजेंट, अगर मैं $1 से अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज कर देती हूँ, एक एक्स्ट्रा डॉलर कंज्यूम कर लेती हूँ बोरोइंग के थ्रू, तो फ्यूचर में मैं क्या ट्रेड ऑफ फेस करूँगी। यहाँ पर अगर मैंने $1 आज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लिया तो फ्यूचर में मैंने ये जो $1 आज कंज्यूम करा है इसको मुझे पे बैक करना पड़ेगा, प्लस इसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो, तो ये इस अमाउंट से हमारी जो फ्यूचर कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि हम लोन को रीपे कर रहे हैं विद इंटरेस्ट। लोन को रीपे कर रहे हैं विद इंटरेस्ट। जो मैंने पिछले साल $1 एक्स्ट्रा कंज्यूम करा था बोरो करके, उसको मैं पे कर रही हूँ अब, प्लस उसके ऊपर $1 के ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट रेट पे करना है उसको पे कर रही हूँ। और जब मैं ये पे करूँगी तो ये अमाउंट मैं कंज्यूम नहीं कर पाऊँगी, तो मेरी जो फ्यूचर कंजम्पशन है वो इस अमाउंट से जो है कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बोरोइंग के केस में हमारी किस तरीके से ट्रेड ऑफ होती है और हमारी सेविंग के केस में किस तरीके से जो है ट्रेड ऑफ होती है। अगेन यहाँ पर अगर मैं $1 से यहाँ पर अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करती हूँ तो मेरी यहाँ पर इतने अमाउंट से जो है फ्यूचर कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो ये हमारा जो टॉपिक था, हमारा इंडिविजुअल किस तरीके से डिसाइड करता है कंजम्पशन और सेविंग। इसमें हमने बेसिकली क्या देखा कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से डिसीजन लेता है करंट और फ्यूचर कंजम्पशन के रिगार्डिंग, और हमने देखा कि जो इंडिविजुअल्स है वो किस तरीके से ट्रेड ऑफ फेस करते हैं इन दोनों के बीच में। अब हम आगे बात करेंगे कि हमारे फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हमारी करंट कंजम्पशन और फ्यूचर कंजम्पशन किस तरीके से चेंज होती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे बाकी फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हमारी करंट कंजम्पशन और हमारी करंट सेविंग किस तरीके से अफेक्ट होती है। तो उसे हम एक एक कर समझते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट फैक्टर लिया है करंट इनकम। तो अगर हमारी करंट इनकम में जो मुझे प्रेजेंट में इनकम मिल रही है अभी, अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो किस तरीके से मेरी करंट और फ्यूचर कंजम्पशन में चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे इसको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। यहाँ पर हमने एक पर्सन लिया है ए, हम ले रहे हैं कि उसको एक वन टाइम बोनस जो है मिला 6000 का, मतलब कि यहाँ पर जो भी उसकी इनकम थी, अर्निंग थी वो तो थी, बट अब उसे एक वन टाइम बोनस भी मिला इस मंथ जो कि था 6000 का। और यहाँ पर ये जो इसे न्यू इनकम रिसीव हुई है, जो उसकी करंट इनकम इंक्रीज हुई है, ये जो इनकम है ये हमारी आफ्टर टैक्सेस है, मतलब कि टैक्सेस को हटाने के बाद जो भी हमें बोनस रिसीव हुआ उसमें से हमने टैक्सेस को माइनस कर दिया और जो हमारा बचा हुआ अमाउंट है, जो हमारी बची हुई इनकम है, वो ये अमाउंट है। तो हम इससे क्या देख रहे हैं कि मेरी जो इंडिविजुअल ए है, हमारा जो पर्सन ए है, उसकी इनकम रिसीव हो गई 6000 से, है ना। अब यहाँ पर जो इसकी ये इनकम रिसीव हुई है, जो इसको ये एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, जो उसकी ये करंट इनकम इंक्रीज हुई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा उसकी करंट कंजम्पशन और फ्यूचर कंजम्पशन पर। तो यहाँ पर अगर हम एक्सट्रीम केसेस की बात करें, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हुई है
यहाँ पर अगर हमारी इनकम इंक्रीज हुई है तो इसके एक्सट्रीम केसेस क्या हो सकते हैं? तो पहला है कि ये कंप्लीटली कंज्यूम कर ले। अगर ये कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है 6,000 के 6,000, तो इस केस में क्या होगा? हमारी जो करंट कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाएगी सेम अमाउंट से। तो हमारी करंट कंजम्पशन इस केस में क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने कंप्लीटली सारा का सारा जो भी मेरा इंक्रीज हुआ मैंने उसको कंजम्पशन पर लगा दिया, कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया। कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया तो इसका मतलब ये है कि मेरी सेविंग्स में तो कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि जो भी मेरी ये 6,000 मुझे एडिशनल मिले हैं, मेरी करंट इनकम इंक्रीज हुई है, सारा मैंने कंजम्पशन में लगा दिया कंप्लीटली और सेविंग में कुछ भी नहीं लगाया। तो मेरी सेविंग तो सेम ही है, अनचेंज्ड है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। और अगर मेरी सेविंग अनचेंज्ड है तो मेरी जो फ्यूचर कंजम्पशन है वो भी सेम रहेगी। फ्यूचर में कोई भी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि मैं कुछ सेव नहीं कर रही हूँ। फिर अगर हम बात करें अपने सेकेंड एक्सट्रीम केस की, तो सेकेंड एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है कि अब मैं कंप्लीटली ये सारा का सारा अमाउंट जो है सेव कर लूँ। अब जब मैं सारा का सारा अमाउंट सेव कर लूँगी तो इस केस में बेसिकली क्या होएगा कि मेरी जो फ्यूचर कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैं सारा सेव कर रही हूँ, अभी फ्यूचर में यूज़ करूँगी, तो मेरी जो फ्यूचर कंजम्पशन है वो इस केस में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ कि मेरी जो फ्यूचर कंजम्पशन है जो वो इंक्रीज होगी, वो किस अमाउंट से इंक्रीज होगी? तो वो मैंने जो 6,000 आज सेव करा है वो, प्लस इस 6,000 पर जो मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा वो, इससे मेरी जो फ्यूचर की कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेम चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, हमारा 6,000, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में हमारा 1 प्लस रियल इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर हमारी जो फ्यूचर कंजम्पशन है वो इस अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी। और हमारी अगर हम बात करें करंट कंजम्पशन की, तो हमने क्या देखा है कि मैं सारी की सारी जो भी मेरी करंट इनकम इंक्रीज हुई है उसको क्या कर रही हूँ? इस केस में सेव कर रही हूँ। जब सारा का सारा सेव कर रही हूँ, अपनी कंजम्पशन पर नहीं लगा रही हूँ, तो मेरी करंट कंजम्पशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। मेरी करंट कंजम्पशन जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगी, क्योंकि मेरी जो कंजम्पशन है वो अनचेंज्ड है। कंजम्पशन में कोई भी मैं जो है पैसे नहीं लगा रही हूँ। नाउ अब यहाँ पर ये जो हमारे दोनों केसेस हैं कि मैं सारा का सारा कंजम्पशन पर लगा दूँ और सारा का सारा या फिर सेव कर लूँ, तो ये जो दोनों सिचुएशन है अगेन ये क्या है? हमारे एक्सट्रीम केसेस हैं। और एक्सट्रीम केसेस को हम फॉलो नहीं करते हैं। रियल लाइफ में कोई भी अपनी सारी की सारी इनकम को ना तो सेव करता है और सारी की सारी इनकम को ना तो कंज्यूम करता है। हम क्या फॉलो करते हैं? कंजम्पशन स्मूथनिंग मोटिव। तो उसमें हम क्या करते हैं? उसके अकॉर्डिंग हम अपना कुछ प्रपोर्शन सेव करते हैं और कुछ कंज्यूम करते हैं, ना कि सारा का सारा सेव कर ले और ना कि सारा का सारा कंज्यूम कर ले। तो अकॉर्डिंग टू हमारा कंजम्पशन स्मूथनिंग मोटिव हम क्या करेंगे कि ना तो हम सारा का सारा सेव करेंगे 6,000, ना ही हम सारा का सारा जो है कंजम्पशन पर लगाएंगे। हम इस 6,000 का जो हमारी करेंट इनकम इंक्रीज हुई है इस अमाउंट से, हम इसका कुछ पार्ट अपनी कंजम्पशन पर लगाएंगे और कुछ पार्ट जो है सेव करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ पार्ट जो है कंजम्पशन पर स्पेंड करूँगी 6,000 का, और बाकी जो बचा हुआ है उसको मैं क्या करूँगी? सेव करूँगी। अब यहाँ पर हम कितना पार्ट अपनी कंजम्पशन पर लगाएंगे इस इनकम का जो हमारी इंक्रीज हुई है, तो वो हमारा डिपेंड करता है MPC पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर। यहाँ पर ये हमारा जो ये पार्ट है, यहाँ पर मैं इसे लिख देती हूँ, ये हमारा जो ये पार्ट है कि मैं कितना पार्ट अपनी इंक्रीज हुई इनकम का कंजम्पशन पर लगाऊंगी, ये डिपेंड करता है हमारी MPC पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये हमने अपने चैप्टर 9 में भी पढ़ा था, तो मैं इसे यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी डिटेल में। इसको हम स्मॉल c से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली क्या शो करता है? ये बताता है कि मैं अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन कंजम्पशन पर लगा रही हूँ। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा MPC या फिर हम बोल दें स्मॉल c 0.4 है, मतलब कि 40% है, तो मैं अपनी इनकम का
40% जो है कंजम्पशन पर लगाऊंगी। तो यहाँ पर अगर मेरी 6000 से इनकम इंक्रीज हुई है तो इस इंक्रीज हुई इनकम का मैं कितना प्रपोर्शन अपनी कंजम्पशन पर लगाऊंगी, यहाँ पर इस 6000 का 40% जो है मैं अपनी कंजम्पशन पर स्पेंड करूंगी। तो इसका 40% हम निकालेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2400 मैं अपना कंज्यूम करूंगी 6000 में से, और बाकी जो बचा हुआ है उसको मैं सेव कर लूंगी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं बेसिकली कि यहाँ पे हम अगर बात करते हैं कि अगर मेरे यहाँ पर इनकम इंक्रीज होती है, मेरी करंट इनकम इंक्रीज होती है, तो मैं इस करंट इनकम जो मेरी इंक्रीज हुई है इसका कुछ पार्ट अपने कंजम्पशन पर लगाऊंगी और बाकी बचा हुआ अपने सेव पर लगाऊंगी, सेविंग पर लगा दूंगी। और यहाँ पर जो ये पार्ट है कि कितना प्रपोर्शन मैं अपना कंजम्पशन पर लगाऊंगी अपनी करंट इनकम इंक्रीज हुए का, वो डिपेंड करता है हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर वो 40% है तो मैं अपनी इंक्रीज इनकम का 40% अपनी कंजम्पशन पर लगा दूंगी और बाकी बचा जो है मैं सेव कर लूँगी। सेम इसका उल्टा होता है, अगर मेरा यहाँ पर ये जो मेरी करंट इनकम है अगर ये फॉल कर जाती है, लेट सपोज ये इंक्रीज नहीं हुई, हमें कोई बोनस नहीं मिला, उल्टा हमारी जो इनकम है वो कम हो गई, लेट सपोज वो कम हो गई 8000 से। यहाँ पर तो हम इंक्रीज की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा 8000 से जो है इनकम कम हो गई, तो इसका भी अब यहाँ पे जब मेरी इनकम कम होगी तो इसका भी सेम ही इफेक्ट होगा। अगर मेरी इनकम कम होती है तो अब मैं इसका कुछ पार्ट जो है अपनी कंजम्पशन में कम करूँगी, कुछ पार्ट मैं अपनी कंजम्पशन का कम करूँगी और बाकी बचा हुआ जो है मैं अपनी सेविंग्स का कम करूँगी, कुछ पार्ट मैं अपनी सेविंग का कम करूँगी। तो यहाँ पर वो जो पार्ट है वो अगेन कौन डिसाइड करता है, हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अगर मेरे यहाँ पर 8000 से करंट इनकम कम हो जाती है तो इसका 40% क्या होगा, यहाँ पर इसका 40% क्या हो जाएगा, एक सेकेंड हम इसे यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो 40% है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, 3200। तो मैं अपनी 3200 से अपनी कंजम्पशन को जो है कम कर दूंगी और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उससे मैं अपनी सेविंग्स को कम कर दूंगी। तो मेरा जो बचा हुआ अमाउंट है वो कितना है, 8000 माइनस में 3200 जो कि कितना है 4800। तो मैं 4800 से अपनी सेविंग्स को कम कर दूंगी। तो इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, अगर मेरी करंट इनकम इंक्रीज होती है तो मेरी यहाँ पर कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है और सेविंग भी इंक्रीज होती है। सेम इसका जस्ट अपोजिट कि अगर मेरी इनकम कम होती है, करंट इनकम कम होती है, तो मेरी कंजम्पशन भी कम होती है और मेरी सेविंग भी जो है कम होती है। अब ये तो हमारी एक इंडिविजुअल की बात हो गई। अब सेम अगर हम बात करें ओवरऑल इकोनॉमी की तो उसे हम एक बार बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन और हमारा एग्रीगेट सेविंग, मतलब हमारी नेशनल लेवल कंजम्पशन और सेविंग सेम ही बात है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर हमारी कितनी कंजम्पशन हुई है, कितनी सेविंग हुई है, तो ये हमारी किस पर डिपेंड करती है, हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड हैं, जो भी उनका डिसीजन है कंजम्पशन को लेकर और सेविंग को लेकर, वो ही हमारा डिटरमाइन करता है कि मेरी एग्रीगेट कंजम्पशन मतलब इकोनॉमी की ओवरऑल कंजम्पशन और ओवरऑल सेविंग कितनी होगी। तो यहाँ पर हम अपनी इंडिविजुअल के डिसीजन को देखकर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर भी डिसाइड कर सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने पीछे क्या देखा, अगर हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल की, तो हमने क्या देखा कि इंडिविजुअल अपनी करंट इनकम के इंक्रीज होने से किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर उसकी करंट इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो अपनी कंजम्पशन को भी इंक्रीज करता है और वो अपनी सेविंग्स को भी इंक्रीज करता है। सेम इसका उल्टा, अगर उसकी इनकम कम होती है तो वो अपनी करंट कंजम्पशन को भी कम करता है और करंट सेविंग को भी जो है कम करता है। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ओवरऑल सारे इंडिविजुअल्स की, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे,
यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनकम की, तो हम इससे बात करते हैं एग्रीगेट इनकम। एग्रीगेट इनकम या फिर आउटपुट, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं, चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर हमारी एग्रीगेट इनकम इंक्रीज होती है, हमारी इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होता है, तो उस केस में हमारी जो कंजम्पशन की डिज़ायर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और हमारी जो सेविंग की डिज़ायर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जस्ट इसका फिर अपोजिट। तो यहाँ पर हमारा इंडिविजुअल के डिसीजन से हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर भी देख सकते हैं कि हमारा ओवरऑल इकोनॉमी किस तरीके से जो है वर्क करेगा। अब अगर हम बात करें अपने सेकंड फैक्टर की, तो हमारा सेकंड फैक्टर है एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम। तो हमारा सेकंड फैक्टर एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, तो जैसे हमने पीछे बात करी हमारी करंट इनकम की, जो एट प्रेजेंट हमारी इनकम है, तो हमारी करंट इनकम में चेंजेस आते हैं, तो हमारी करंट कंजम्पशन और सेविंग चेंज होती है। सेम एज अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी फ्यूचर इनकम में चेंजेस आने वाले हैं, तो मेरी फ्यूचर इनकम के चेंजेस आने से भी हमारी करंट कंजम्पशन एंड सेविंग जो है अफेक्ट होती है। कैसे? तो उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पर हमने जो वो बोनस वाला एग्जाम्पल लिया था, अब हम लेकर चल रहे हैं सेम वही एग्जाम्पल, बस अब हम बोल रहे हैं कि वो जो मेरा बोनस था वो मुझे अभी रिसीव नहीं हो रहा है, बट वो मुझे अगले साल रिसीव होगा। और इस बात का बिल्कुल कंफर्मेशन है कि पर्सन ए को जो है नेक्स्ट ईयर बोनस रिसीव होने वाला है। कितने अमाउंट का? 6000 अगेन सेम आफ्टर टैक्सेस, मतलब डिस्पोजेबल इनकम हमें गिवन है। अब यहाँ पर अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे को अगले साल जो है ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं, मेरी एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम जो है वो इंक्रीज होने वाली है। इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे? अगर हम एक्सट्रीम केसेस की बात करें, तो एक्सट्रीम केस क्या बात करता है यहाँ पर? अगर हम एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहे हैं तो एक्सट्रीम केस बोलता है कि देखो मेरी करंट इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, मेरी जो करंट इनकम है वो सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, मेरी जो फ्यूचर इनकम है वो रिसीव होने वाली है, अगले साल मेरे को 6000 जो है एज अ बोनस मिलने वाला है, अगले साल मिलेगा। अभी करंट इनकम में तो कोई भी चेंजेस नहीं आया, तो मेरा एक्सट्रीम केस बोलता है कि अभी मेरी इनकम में तो कोई भी चेंजेस नहीं आए करंट, तो मैं अपनी करंट सेविंग और मैं अपनी करंट कंजम्पशन को भी सेव रखूंगा। जब बाद में फ्यूचर में पैसे आएंगे तब उसकी तब देखेंगे। अभी करेंटली हम अपनी करंट कंजम्पशन और करंट सेविंग में कोई भी चेंजेस जो है नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरी करंट इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं आया। अगर वो भी सेम है तो हम इन दोनों को भी चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पर जब मेरे फ्यूचर में पैसे आएंगे बोनस के अगले साल, तो मैं उन्हें तभी कंज्यूम करूँगा और तभी सेव करूँगा आगे वाले टाइम के लिए। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रीम केस। बट अगेन हम यहाँ पर एक्सट्रीम केसेस की बात नहीं करते हैं, हम कंजम्पशन स्मूथनिंग मोटिव की बात करते हैं, जो कि बात करता है कि मैं अपनी कुछ प्रपोर्शन सेविंग को भी चेंज करूँगी और मैं कुछ प्रपोर्शन कंजम्पशन को भी चेंज करूँगी। तो यहाँ पर हमारा जो कंजम्पशन स्मूथनिंग मोटिव है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा? तो अगर हम बात करते हैं कंजम्पशन स्मूथिंग मोटिव की, अगर हम फ्यूचर में ज़्यादा इनकम रिसीव कर रहे हैं तो हमारी करंट कंजम्पशन और फ्यूचर कंजम्पशन किस तरीके से रिएक्ट करेगी? तो हमने एक्सट्रीम केसेस में तो क्या देखा कि भाई कोई चेंज ही नहीं होएगा, हमारी करंट सेविंग और कंजम्पशन सेम रहेगी। जब हमें अगले साल बोनस रिसीव होगा तब की तब देखेंगे। अभी हमारी करंट इनकम में कोई चेंजेस नहीं आए, तो हमारी करंट सेविंग और कंजम्पशन को भी हम सेम रखेंगे, उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। वो एक एक्सट्रीम केस की बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मुझे अगले साल बोनस रिसीव होने वाला है 6000 का, तो उस केस में कंजम्पशन स्मूथिंग मोटिव के अकॉर्डिंग मेरी करंट कंजम्पशन और मेरी फ्यूचर कंजम्पशन पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसे ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे पता है कि अगले साल मेरे को जो है 6000 रुपये मिलने वाले हैं, तो मतलब अगले साल मेरे को ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं, 6000 एडिशनल मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी कि मेरे को पता है कि भाई एक साल बाद जो है मुझे 6000 मिलने वाले हैं, तो अभी मैं थोड़े से और खर्चे कर लेती हूँ। थोड़े से और खर्चे करूँगी तो मेरी जो करंट कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब सेम अमाउंट जितने तो खर्चे नहीं करूँगी, इतना तो कोई भी नहीं करता है। ऑब्वियसली 6000 से कम खर्चे मैं अभी करूँगी,
करंट कंजम्पशन को इंक्रीज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि 1 साल बाद तो मुझे 6000 मिलने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज कर देती हूँ, लेट सपोज 1000 रुपीज से। मुझे पता है कि 1 साल बाद मुझे 6000 मिलने वाले हैं, तो मैं अभी थोड़े और खर्चे कर लेती हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा मनी तो मिलने ही वाली है अगले साल। तो मैं यहाँ पर करंट कंजम्पशन को इंक्रीज कर देती हूँ 1000 से, है ना। ये मेरी करंट कंजम्पशन की बात होगी। अब यहाँ पर मैंने अपनी करंट कंजम्पशन तो इंक्रीज कर ली, किसके बदले, कि जो मुझे अगले साल 6000 मिलने वाले हैं। यहाँ पर मुझे फ्यूचर में मिलने वाले हैं 6000, अभी तो नहीं मिले हैं। तो जो मैंने ये यहाँ पर करंट कंजम्पशन इंक्रीज करी है 1000 से, ये कैसे इंक्रीज करी है, सेविंग्स को कम करके, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज कर रही हूँ तो मैं इसे कैसे कर रही हूँ, अपनी सेविंग्स को रिड्यूस कर विद द सेम अमाउंट। नाउ अब अगर यहाँ पर मैं अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज कर रही हूँ 1000 से, और मैं यहाँ पर अपनी करंट सेविंग को कम कर रही हूँ 1000 से, क्योंकि यूज़ तो मैं यहीं से कर रही हूँ, अपनी सेविंग्स को कम करके कंजम्पशन को इंक्रीज कर रही हूँ, क्योंकि पैसे तो मुझे अगले साल मिलने वाले हैं। तो इसका इम्पैक्ट हमारी फ्यूचर कंजम्पशन पर क्या होने वाला है। तो जैसा हमने पीछे पढ़ा था, जैसा हमने पीछे यहाँ पर ट्रेड ऑफ में पढ़ा था, तो बेसिकली क्या देखा था, अगर मैं $1 आज यूज़ करती हूँ या फिर ₹1 मैं आज यूज़ करती हूँ, तो मैं फ्यूचर में क्या गिव अप कर रही हूँ, ये ₹1 प्लस ₹1 पे जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है ना। लेकिन सेम ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं, अगर लेकिन यहाँ पर मैं 1000 आज यूज़ कर रही हूँ, तो फ्यूचर में मैं क्या गिव अप कर रही हूँ, ये 1000 जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ तो फ्यूचर में नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सेव नहीं कर रही हूँ, प्लस इस 1000 पर जो मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा वो। तो इंटरेस्ट रेट को हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेट सपोज हमारा इंटरेस्ट रेट है 5%। तो यहाँ पर अगर मैं 1000 आज यूज़ कर लेती हूँ, अपनी सेविंग्स को नहीं करती हूँ, 1000 से कम कर देती हूँ, तो उस केस में मैं क्या गिव अप कर रही हूँ अमाउंट, यहाँ पर 1050। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज कर देती हूँ और सेव नहीं करती हूँ, तो मैं क्या सेक्रीफाइस कर रही हूँ अमाउंट 1050, जो कि मैं फ्यूचर में यूज़ कर सकती थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्यूचर कंजम्पशन की, तो हमारी फ्यूचर कंजम्पशन कितने से इंक्रीज होगी, अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम की। अगर यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम इंक्रीज होती है ना, तो मैं अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज कर रही हूँ सेविंग्स को कम करके, है ना। और मैं अपनी फ्यूचर कंजम्पशन की बात करूँ तो मेरी फ्यूचर कंजम्पशन तो इंक्रीज ही होगी, बट कितने से इंक्रीज होगी, तो मुझे जो अमाउंट मिलने वाला है वो पूरा का पूरा। प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरी चीज़ की, तो वो क्या है कि जो मैंने यहाँ पर ये 1000 इंक्रीज करा है, तो उसके लिए मैंने ये अमाउंट जो है सेक्रीफाइस कर दिया फ्यूचर में, क्योंकि मैं सेव नहीं कर रही, तो सेव भी नहीं कर रही, तो 1000 गया, प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था 50, वो भी गया। तो यहाँ पर फ्यूचर में मैंने क्या सेक्रीफाइस करा, मेरे को 6000 तो मिल रहा है, प्लस जो मैंने सेव नहीं करा अमाउंट, अब वो मुझे नहीं मिल रहा, तो मेरी फ्यूचर की जो कंजम्पशन है वो कितने से इंक्रीज होगी, 4950 से। और जो ये हमारा इंक्रीज हुआ है, इसमें से फिर अगेन हम डिसाइड करेंगे कि मैं कितना कंज्यूम करूं और कितना सेव करूं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इफेक्ट की, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारी एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि लोग अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 1 साल बाद देखो मिलने वाला है, अभी थोड़े से और खर्चे कर लेते हैं, तो वो अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हैं। और जब वो अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि उन्हें अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए उन्हें अपनी करंट सेविंग को कम करना पड़ता है। तो ये इसका इम्पैक्ट है। अगर हम बात करें एग्रीगेट लेवल पर, एग्रीगेट आउटपुट इनकम पर, तो यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेड फ्यूचर एग्रीगेट आउटपुट या फिर इनकम इंक्रीज होती है, तो सेम हमारी जो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर एग्रीगेट आउटपुट या फिर इनकम अगर इंक्रीज होता है, मतलब कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारा वाई इंक्रीज हो जाएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो कंजम्पशन का डिज़ायर है
वो इंक्रीज हो जाएगा। कंजम्पशन का डिज़ायर बेसिकली क्या शो करता है कि हमारे हाउस होल्ड कितनी डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर देयर ओन कंजम्पशन। तो यहाँ पर हमारी कंजम्पशन की डिमांड बढ़ जाएगी और यहाँ पर क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो करंट सेविंग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी डिज़ायर सेविंग की। तो हमारी डिज़ायर सेविंग जो है वो कम हो जाएगी। नाउ अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट फैक्टर की, तो उसे हम आगे देखते हैं। तो हमारा थर्ड फैक्टर है वेल्थ। अगर हमारे वेल्थ में चेंजेस आते हैं तो किस तरीके से हमारी करंट कंजम्पशन और सेविंग में चेंजेस आएंगे। तो अगर हम वेल्थ को समझते हैं तो इसे सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, वेल्थ क्या होता है बेसिकली एक इंडिविजुअल्स के एसेट्स, उसमें से जब हम उनकी लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो उनकी वेल्थ जो आ जाती है, उनकी नेट वर्थ आ जाती है। एसेट क्या होता है बेसिकली जो भी उनके पास पैसे हैं, जो भी वो चीज़ें ओन करते हैं, चाहे कार हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ इन्वेस्ट किया हो, शेयर्स को ओन करते हो, बॉन्ड्स को खरीदा हुआ हो, तो वो सारी चीज़ें आ गई। लायबिलिटी जो उन्होंने कुछ बोरिंग करी होगी, लोन लिया होगा, वो सब। तो यहाँ पर जब हम एक इंडिविजुअल के एसेट में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो हमारी वेल्थ होती है। अब यहाँ पर हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंजेस आने से हमारी वेल्थ भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल चेंज इन वेल्थ का क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे शेयर्स की। तो शेयर्स हमारे एसेट्स का पार्ट है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि हमारे अगर एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो मतलब हमारी वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे। तो बुक के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे हमें बेसिकली गिवन है कि एक पर्सन है जो घर साफ कर रहा था और वो जब एटिक साफ करता है अपना, तो उसे वहाँ पर क्या मिलता है, स्टॉक के सर्टिफिकेट मिलते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है 50 शेयर्स होते हैं स्टॉक के। किस कंपनी के, फार्मास्यूटिकल कंपनी के। जो कंपनी दवाई बनाती है उनके उन्हें 50 शेयर्स ऑफ स्टॉक मिले। तो यहाँ पर जब पर्सन ए को ये स्टॉक के सर्टिफिकेट मिले तो उन्होंने क्या देखा कि ये उनके ग्रैंडमा के खरीदे हुए स्टॉक है जो उन्होंने अपने टाइम पर खरीदे थे। तो जब उन्हें ये स्टॉक मिले तो उन्होंने सबसे पहले ब्रोकर को कॉल करी और इसकी एक्चुअल क्या वैल्यू है अब मार्केट के अंदर इन 50 शेयर्स ऑफ स्टॉक की, उसको पता करा। तो उन्होंने देखा कि ये जो 50 शेयर्स ऑफ स्टॉक है ये 6000 के हैं। इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 6000 की। अब यहाँ पर जब पर्सन ए को 50 शेयर्स ऑफ स्टॉक मिले तो एक तरीके से उनके जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो गए, है ना। अब यहाँ पर जब उनके एसेट्स इंक्रीज हो गए तो हम बोल सकते हैं कि हमारी इस केस में क्या हुआ, वेल्थ इंक्रीज हो गई। कितने से इंक्रीज हो गई, 6000 से। अब इस इंक्रीज वेल्थ का हमारी करंट कंजम्पशन और सेविंग्स पर क्या इम्पैक्ट होगा उसे अब हम यहाँ पर समझेंगे। तो अगर हमारी एक इंडिविजुअल की वेल्थ इंक्रीज हो जाती है 6000 से, तो उसमें हमारी करंट कंजम्पशन और सेविंग पर क्या इम्पैक्ट जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो करंट इनकम है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, वो तो अनचेंज्ड है। हमारी जो करंट इनकम है वो अनचेंज्ड है और हम देख रहे हैं कि मेरी जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो गई, मेरी जो नेट वर्थ है वो इंक्रीज हो गई। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा खर्चा करना चाहेंगे, वो अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज करना चाहेंगे। तो इस सिचुएशन में ऑल्दो हमारी करंट इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं आए, बट कंजम्पशन स्मूथिंग मोटिव के अकॉर्डिंग हमारे जो इंडिविजुअल हैं वो अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज करना चाहेंगे क्योंकि उनकी वेल्थ इंक्रीज हो गई है। अब उनकी ज़्यादा नेटवर्थ है तो वो अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज कर देंगे, बट किस अमाउंट से इंक्रीज करेंगे, ऑब्वियसली जितने हमारे वेल्थ में इंक्रीज आया है उससे कम अमाउंट से हम अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे बाय द अमाउंट लेस देन 6000। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मैं अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज कर रही हूँ क्योंकि मेरी वेल्थ इंक्रीज हो गई है, बट मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी करंट इनकम में तो कोई भी चेंजेस नहीं आए ना। तो यहाँ पर मेरी जो करंट कंजम्पशन इंक्रीज हुई है वो किस तरीके से हुई है, मैंने यहाँ पर अपनी सेविंग्स को यूज़ करा है। तो इस केस में हमारी जो करंट सेविंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अगर हमारी वेल्थ इंक्रीज होती है तो उस सिचुएशन में हमारी करंट कंजम्पशन इंक्रीज होती है
और हमारी जो करंट सेविंग है वो क्या कर जाती है, वो फॉल कर जाती है। सेम इसका इफेक्ट होगा अगर हम ओवरऑल बात करें अपनी एग्रीगेट कंजम्पशन और सेविंग की। नाउ हमारा फोर्थ फैक्टर रियल इंटरेस्ट रेट। तो अब हम बात करेंगे कि अगर रियल इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं तो एक इंडिविजुअल किस तरीके से अपनी करंट कंजम्पशन और सेविंग को चेंज कर सकता है। तो लेट सपोज इसको समझते हैं हम। व्हाट इफ अगर हमारा रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो अगर हमारा स्मॉल आर इंक्रीज होता है, रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, तो उस केस में हमारा जो पर्सन ए है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो अपनी करंट कंजम्पशन और सेविंग को किस तरीके से चेंज करेगा अगर हमारे रियल इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आए हैं तो यहाँ पर अगर हमारे रियल इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। यहाँ पर इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। कैसे इफेक्ट्स होते हैं तो उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट इफेक्ट की तो फर्स्ट इफेक्ट बोलता है अगर हमारे रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो इंडिविजुअल किस तरीके से सोच रहा है, अब मैं जितना भी सेव करूँगा उस पर मुझे पहले से ज़्यादा हायर पे ऑफ मिलेगा, मतलब हायर रिटर्न मिलेगा। पहले मुझे 5% मिल रहा था मेरी सेविंग पर, अब लेट सपोज मुझे मिल रहा है 10%, तो मुझे हायर पे ऑफ मिल रहा है, हायर रिटर्न मिल रहा है जितना भी अब मैं और सेव कर रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट इफेक्ट बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से, रियल इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से मेरा रिटर्न भी इंक्रीज हो गया है तो मुझे ज़्यादा सेव करना चाहिए। ज़्यादा सेव करने के लिए वो क्या करेंगे, वो अपनी करंट सेविंग को इंक्रीज कर देंगे और अपनी करंट कंजम्पशन को कम कर देंगे। ऑब्वियसली अगर वो सेविंग्स को बढ़ा रहे हैं तो उनकी करंट कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं कि हमारे रियल इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज हो गए, रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गए, हमारा स्मॉल आर इंक्रीज हो गया, मतलब कि हमारी सेविंग्स पर जो हमें रिटर्न मिलता था वो इंक्रीज हो गया। अगर वो इंक्रीज हो गया तो मतलब हमारी सेविंग पर अब हमें हायर पे ऑफ मिलेगा, हायर रिटर्न मिलेगा। अब पहले से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो मी एज अ इंडिविजुअल मुझे इसमें फ़ायदा ही तो दिख रहा है। अब मुझे पहले से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है सेव करने पर, रेदर देन कि मैं उस मनी को कंज्यूम करूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहूँगी और मैं ज़्यादा सेव करना चाहूँगी। ज़्यादा सेव करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं अपनी करंट सेविंग्स को इंक्रीज कर दूँगी और करंट कंजम्पशन को जो है कम कर दूँगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपनी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने इसे क्यों बोला है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम बेसिकली बात करते हैं कि देखो जो एक्सपेंसिव है, जो हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा है, जिसमें हमें लॉस हो रहा है, उसे हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, जिसमें हमें फ़ायदा हो रहा है या फिर जो हमें चीपर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को किस तरीके से देखते हैं, हम बेसिकली देख रहे हैं कि अब अगर मेरा रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया है, मुझे हायर पे ऑफ मिल रहे हैं, तो अब कंजम्पशन करना क्या हो गया है, एक्सपेंसिव हो गया है। एक्सपेंसिव कैसे हो गया, इसे मैं यहाँ पर समझाती हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ मेरी करंट कंजम्पशन जो है वो एक्सपेंसिव हो गई। एक्सपेंसिव इसलिए हो गई क्योंकि पहले यहाँ पर अगर मैं $1 खर्च कर रही थी, है ना, तो अगर मैं ये $1 खर्च कर रही थी तो इस पर जो मुझे रिटर्न मिल रहा था, अगर मैं इसे सेव करती हूँ तो वो 5% था। बट अब यहाँ पर मेरा रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया है 5 से, मान लो लेट सपोज हो गया 17। तो अब मैं अगर ये $1 आज खर्च करती हूँ तो उसके बदले में मैं क्या गिव अप कर रही हूँ, ये वाला इंटरेस्ट रेट जो कि हायर पे ऑफ मुझे देगा अगर मैं ये $1 सेव करती हूँ तो अब ये मेरा पहले से महंगा हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले मेरे को कितना कम लॉस हो रहा था, सिर्फ 5% जो है मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा था। अब मैं अगर $1 आज प्रेजेंट में खर्च करती हूँ तो मुझे 17% जो इस पर रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में वो ज़्यादा है, वो एक्सपेंसिव है। अब मैं इतना गिव अप नहीं कर सकती। तो इस केस में मैं क्या देख रही हूँ कि अगर मेरा रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो मेरा करंट कंजम्पशन जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, करंट कंजम्पशन जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम यही देखते हैं कि जो चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है उसे रिप्लेस करो, किससे रिप्लेस करो, चीपर वन से। तो चीपर क्या है इस केस में कि अब हम सेव कर लें, उस पर रिटर्न रिसीव करें हायर, ये ज़्यादा फायदेमंद है रेदर देन कि हम करंट कंजम्पशन को इंक्रीज करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है।
अब मुझे पहले से ज़्यादा जो है फॉरगॉन करना पड़ रहा है, पहले से ज़्यादा मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई है करंट कंजम्पशन की। इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं हायर पे ऑफ्स की, तो मैं इसे यहाँ पर ले लेती हूँ। लेट सपोज यहाँ पर मैं 100 जो है सेव कर रही थी, है ना, 100 मनी जो है सेव कर रही थी। अब यहाँ पर इस 100 पर मेरे को पहले 5% का जो है रिटर्न मिल रहा था। तो यहाँ पर अगर मैं 100 सेव करती हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है फ्यूचर में? 100 तो मिल रहा है, प्लस इस 100 पर जो है मुझे 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो मुझे ओवरऑल कितना रिसीव होगा फ्यूचर में अगर मैं अभी 100 सेव करती हूँ? 105। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, लेट सपोज 5 से हो जाता है 17, तो उस केस में अगर मैं आज 100 सेव करती हूँ तो फ्यूचर में मैं कितना रिसीव करने वाली हूँ यहाँ पर? तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर मैं आज 100 रुपये सेव करती हूँ, ओके, और मुझे उसके ऊपर क्या रिटर्न मिल रहा है? 5% का रिटर्न मिल रहा है। तो अगर मैं आज 100 रुपये सेव करती हूँ तो फ्यूचर में मैं कितने रिसीव करूँगी? 105। लेकिन अगर मेरा आर इंक्रीज हो जाता है, मेरा रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज हो जाता है, मेरा रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, 5 से वो 17 हो जाता है, तो उस केस में अगर मैं आज 100 रुपये सेव करती हूँ तो फ्यूचर में मैं कितने रिसीव करूँगी? 117। तो मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पर कि अगर मेरा रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, अगर मेरा रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो यहाँ पर मेरी जो पे ऑफ है, जो मुझे रिटर्न मिल रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पर इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अब मेरे को हायर पे ऑफ मिल रहा है तो मुझे सेव ज़्यादा करना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, तो हमने बात करी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम बात करते हैं कि देखो, जो चीज़ हमें एक्सपेंसिव पड़ रही है उसको रिप्लेस कर दो उस चीज़ से जो हमें सस्ती पड़ रही है। तो हमने बात करा कि अगर रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो उस केस में हमारी जो करंट कंजम्पशन है वो एक्सपेंसिव हो जाती है, महंगी हो जाती है। पहले से महंगी क्यों हो रही है उसे हम सेम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर पहले जब मेरा 5% इंटरेस्ट रेट था तो उसमें अगर मैं अपनी कंजम्पशन करती हूँ 100 रुपये की, सेव नहीं कर रही, तो उसके बदले में मैं क्या गिव अप कर रही हूँ? फ्यूचर में मैं जो ये रिसीव करती, है ना। लेकिन अब अगर मेरा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, और अब अगर मैं 100 रुपये सेव नहीं करती हूँ तो मैं उसके बदले में फ्यूचर में जो अमाउंट रिसीव करने वाली हूँ, वो जो गिव अप कर रही हूँ, वो अमाउंट कितना है यहाँ पर? 117। मेरा जो अमाउंट मैं गिव अप कर रही हूँ आज कंजम्पशन के लिए, वो इंक्रीज हो गया है, ये एक्सपेंसिव हो गया है। अब यहाँ पर आज 100 रुपये खर्च करना एक्सपेंसिव हो गया है क्योंकि जो मैं गिव अप कर रही हूँ इसके बदले में वो ज़्यादा अमाउंट है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारी करंट कंजम्पशन एक्सपेंसिव हो गई है, तो हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? सेविंग से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अपनी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या करेंगे? हम अपनी करंट सेविंग्स को इंक्रीज करते हैं और करंट कंजम्पशन को जो है कम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अपने सेकंड इफेक्ट की, तो हमारा जो सेकंड इफेक्ट है वो बेसिकली बात करता है फ्यूचर के सेविंग टारगेट की। मतलब कि क्या है इसमें कि मैं फ्यूचर के लिए कुछ अमाउंट सेव करके चल रही हूँ और उस पर हम लेकर चल रहे हैं कि भाई मैंने ये टारगेट सेट किया हुआ है, इतना तो मुझे सेव करना ही है, क्योंकि अगेन टारगेट किस लिए है? क्योंकि मुझे उसे सेव करके कुछ परचेज करना होगा। तो यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं कि लेट सपोज मुझे एक्स अमाउंट जो है सेव करके चलना है, इसको सेव करना है क्योंकि फ्यूचर में कुछ परचेज करना है। अब अगर मेरा रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मुझे अब रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, तो उस केस में जो मैं सेव कर रही थी पर मंथ, अब मुझे वो कम अमाउंट से सेव करना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो फ्यूचर सेविंग टारगेट तो वैसे भी अचीव हो जाएगा अगर मैं अब थोड़ा कम सेव करती हूँ पहले से, तो क्योंकि मुझे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टारगेट की, तो लेट सपोज मैं ले लेती हूँ कि मेरा जो फ्यूचर सेविंग टारगेट है कि मुझे फ्यूचर में इतना अमाउंट तो सेव करना ही है। तो लेट सपोज हम ले लेते हैं कि हमारा जो फ्यूचर सेविंग टारगेट है, तो मेरा फ्यूचर सेविंग टारगेट मैं ले लेती हूँ 105। मुझे फ्यूचर में 105 रुपये की नीड है और यहाँ पर मेरे को कुछ इस तरीके से सेव करना है आज, ताकि मैं फ्यूचर में अपने टारगेट को अचीव करूं और जो मुझे परचेज करना है उस पर मैं स्पेंड कर दूं। तो यहाँ पर ये मेरा फ्यूचर सेविंग टारगेट हो गया। मैंने यहाँ पर देखा कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए आज मुझे
कितना सेव करना पड़ेगा? 100 सेव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। बिफोर मेरा 5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा था, तो यहाँ पर सेव मुझे 100 करना पड़ेगा और मेरा जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 5% का चल रहा है। तो यहाँ पर इसके साथ अगर मैं आज 100 सेव करती हूँ तो मुझे फ्यूचर में 100 तो मिलेंगी, पर इस 100 पर मुझे 5% का इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। तो ओवरऑल मेरा जो टारगेट है उसको मैं सेव कर पाऊँगी फ्यूचर में और अचीव कर पाऊँगी, है ना। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन में बात करते हैं, व्हाट इफ अगर मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, अगर मेरा रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, तो सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पर अगर मेरा रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, सेम अमाउंट ले लेते हैं, 17% इंक्रीज होकर हो गया वो 17%। इस सिचुएशन में अब क्या लगता है कि मुझे इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या आज 100 रुपये सेव करने पड़ेंगे? नहीं, क्योंकि अब क्या हो गया, मुझे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो अब मुझे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए 100 रुपये सेव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कितना अमाउंट सेव करूँगी? जितने से मेरा टारगेट अचीव हो जाए। तो यहाँ पर अब मेरे को 100 रुपये सेव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ 90 रुपीज़ सेव करूँगी। तो फ्यूचर में मैं इस 90 को अचीव करूँगी, प्लस इसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसको मैं अचीव करूँगी। तो यहाँ पर मैं टोटल अमाउंट क्या रिसीव करूँगी फ्यूचर में? हमारा 90 प्लस यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाय 1.7, तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 105.3। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने बेसिकली क्या देखा, यहाँ पे हम बात करते हैं अपने फ्यूचर सेविंग टारगेट की। जो भी हम सेव कर रहे हैं हम लेके चलते हैं कि फ्यूचर में मेरे को इतना तो सेव करना ही है, ताकि हमें जो भी अचीव करना है उसको हम उसमें खर्चे कर सकें। यहाँ पे अगर मेरा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो अब मुझे सेम अमाउंट सेव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी सेविंग्स को कम कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अब हायर रिटर्न मिल रहा है, हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम अपनी सेविंग्स को कम कर देते हैं। यहाँ पर पहले मैं 100 कर रही थी, अब मैंने 90 कर दी, तो मैं अपनी करंट सेविंग को इस सिचुएशन में क्या कर देती हूँ, कम कर देती हूँ। अगर मैं करंट सेविंग्स को कम कर रही हूँ दैट मीन्स कि अब मैं बाकी पैसे कहाँ लगा रही हूँ, अपनी कंजम्पशन पे। तो इस सिचुएशन में हम अपनी करंट सेविंग को कम करते हैं और करंट कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हैं। तो हमारे इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं हमारा इनकम इफ़ेक्ट। अगर हम दोनों ही इफ़ेक्ट्स को कंपेयर करें तो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि हमारे जो दोनों इफ़ेक्ट हैं वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर हमारा रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो अकॉर्डिंग टू सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट हमारी करंट सेविंग इंक्रीज होनी चाहिए और करंट कंजम्पशन कम होनी चाहिए। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इनकम इफ़ेक्ट तो हमारी करंट सेविंग कम होनी चाहिए और हमारी करंट कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है सेम चीज़। अगर हम बात करते हैं सेवर वाली सिचुएशन में, मतलब कि हम सेव कर रहे हैं, तो सेव वाली सिचुएशन ही हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ी है। तो इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं, अगर हम सेविंग्स की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल अगर सेव करता है तो हमारे दोनों ही इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, बिल्कुल उसके अपोजिट रिजल्ट्स को देते हैं। अगर हम बात करते हैं बोरोअर्स के केस में, कि अगर हमारा इंडिविजुअल बोरो कर रहा है और उस केस में अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में हम बात करते हैं कि हमारे दोनों ही इफेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो सेवर में मैंने ऑलरेडी पीछे दिखा दिया, जिसमें हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, मतलब कि यहाँ पर हमारे सब्सटीट्यूशन में करंट सेविंग्स इंक्रीज हो रही थी और कंजम्पशन जो है वो कम हो रही थी। यहाँ पर सेविंग्स कम हो रही है और कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जब हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं। व्हाट इफ अगर हमारा पर्सन ए बोरोइंग करता है और उस केस में हमारे रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं, तो उस केस में हमारा जो इनकम इफेक्ट है वो डिफरेंट तरीके से जो है बिहेव करता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट सेम रहता है। तो यहाँ पर हमारा इनकम इफेक्ट किस तरीके से चेंज होता है तो उसे हम देखते हैं। तो अगर हमारा आर इंक्रीज हो जाता है और हमारा इंडिविजुअल जो है वो एक बोरोवर है, मतलब कि उसने उधार लिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में क्या होएगा, अगर आर इंक्रीज हो जाता है मतलब कि अब जो भी मैं कंजम्पशन इंक्रीज करूंगी बोरोइंग कर कर, उस पर मुझे ज़्यादा रिटर्न देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा लोन के साथ इंटरेस्ट ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम क्या करेंगे,
ऑब्वियसली हम अपनी करंट कंजम्पशन को कम कर देंगे, और हम अपनी कंजम्पशन को कम कर रहे हैं तो बाकी अमाउंट क्या कर रहे हैं, हम सेव कर रहे हैं। कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो उसी अमाउंट से हम अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर देंगे। लेकिन हमने अभी तक क्या देखा कि जब हमारी करंट सेविंग इंक्रीज होती है तो हमारी फ्यूचर कंजम्पशन भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इंक्रीज होती है, क्योंकि अगर मैं आज सेव कर रही हूँ तो फ्यूचर में मैं उसे कंज्यूम करूँगी तो मेरी फ्यूचर कंजम्पशन इंक्रीज होती है। बट बोरोइंग के केस में यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर मैं आज सेव कर रही हूँ तो मैं वो जो सेव कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्यूचर में जो है पे करना है क्या, अपनी बोरिंग। तो अगर मैं आज सेव करती हूँ तो ये अमाउंट मैं फ्यूचर में कंज्यूम तो करती हूँ, बट उसके साथ साथ हो सकता है कि मैं यहाँ पर बोरिंग भी पे करूँ, और अगर बहुत ज़्यादा उधार है तो उस सिचुएशन में तो मुझे अपनी सारी की सारी सेविंग्स बोरिंग में लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर मेरी करंट सेविंग इंक्रीज करती हूँ मैं, तो मैं वो इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं फ्यूचर में अपनी बोरोइंग को कम कर पाऊँ, जो भी मैंने उधार लिया है उसे पे बैक कर पाऊँ, लोन को पे बैक कर पाऊँ। तो इस सिचुएशन में इसलिए हमारी जो फ्यूचर कंजम्पशन है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसके बात करें ओवरऑल इम्पैक्ट की, तो यहाँ पे अगर मेरा रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि मेरी करंट कंजम्पशन जो है वो कम होती है और मेरी जो करंट सेविंग है वो इंक्रीज होती है, सेम एज जैसे हमारे यहाँ पर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में होता था। इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि बोरोवर के केस में हमारे दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये हो गई हमारी इंडिविजुअल्स के डिसीजन कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे अगर हमारा रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो। बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेशनल सेविंग्स की, तो नेशनल सेविंग हमारी किस पर डिपेंड करती है, अगेन हमारी सारे इकोनॉमी के अंदर जितने भी हाउस होल्ड है वो जितना सेव कर रहे हैं उनका पूरा सम हमारी नेशनल सेविंग को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर हमारी जो नेशनल सेविंग है वो इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करती है। हमने यहाँ पर देखा कि इंडिविजुअल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, अगर हमारा आर इंक्रीज होता है तो हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, सेवर्स भी होंगे और बोरोवर्स भी होंगे। एक इंडिविजुअल तो होगा नहीं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे और हमारे सेवर्स भी होंगे उसमें से और बोरोवर्स भी होंगे। अब यहाँ पर अगर हमारा आर इंक्रीज होता है तो इस सिचुएशन में हमारे अगर बोरोवर्स ज़्यादा है इकोनॉमी के अंदर तो सिंपल सा रिजल्ट है कि हमारी करंट सेविंग अगर इंक्रीज हो रही है दोनों सिचुएशन में, क्योंकि बोरोवर में सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो दोनों सिचुएशन में हमारी करंट सेविंग इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर बोरोवर्स ज़्यादा हैं तो आर इंक्रीज होने पर अगर करंट सेविंग इंक्रीज होती है तो नेशनल सेविंग भी इंक्रीज होगी। ओके, लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर सेवर्स ज़्यादा हैं, बोरोवर्स कम है और सेवर्स ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में हमने क्या देखा है कि वो तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अलग डायरेक्शन में मूव करता है और हमारा इनकम इफेक्ट अलग डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर सेवर्स ज़्यादा हैं तो उस केस में हमारा ये पता लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा बड़ा है इकोनॉमी के अंदर या फिर इनकम इफेक्ट ज़्यादा बड़ा है और इंडिविजुअल की किस तरीके से चॉइसेस है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर इस सिचुएशन में सेवर्स के केस में नेशनल सेविंग के लिए कोई कमेंट नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, बट हम लेकर चलते हैं अपना कि अगर हमारी सेवर्स की भी बात हो रही है तो उस केस में हमारी जो करंट कंजम्पशन है वो कम होगी और हमारी जो करंट सेविंग है वो ज़्यादा होगी। मतलब कि यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं कि हमारा जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा इनकम इफेक्ट से। तो हमारे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अगर ज़्यादा है दैट मीन्स कि हम उसी के ही डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे और यहाँ पर अगर हमारी करंट सेविंग ज़्यादा है तो उस केस में भी अगेन हमारी नेशनल सेविंग इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं दोनों ही इफेक्ट से कि अगर मेरा आर इंक्रीज होता है तो मेरी नेशनल सेविंग्स भी जो है वो इंक्रीज होती है। बट यहाँ पर इस सिचुएशन की जो हमने बात करी है इसके लिए अभी तक इकोनॉमी के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, मतलब कोई प्रूफ नहीं है कि एक्चुअल में ये चीज़ ट्रू है कि नहीं, बट हम अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। नाउ हमारा टैक्सेस एंड द रियल रिटर्न टू सेविंग, तो इसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि हमारी सेविंग्स पर हमें
एक्चुअली में कितना रियल रिटर्न मिल रहा है अगर हम टैक्सेस को भी लेकर चलते हैं तो यहाँ पर एक चैप्टर में जब हमने बात करी थी रियल इंटरेस्ट रेट की, तो उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, हम देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो क्या है, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, और उसमें से हम अपने इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर देते थे। इन्फ्लेशन रेट मतलब कि हमारे ओवरऑल प्राइस इकोनॉमी के अंदर कितने % से इंक्रीज हुए। तो जैसे कि अगर मुझे रिटर्न मिल रहा है 10% का और हमारी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस भी इंक्रीज हो गए 3% से, पहले जो थे उससे 3% और ज़्यादा प्राइजेस इंक्रीज हो गए, तो एक्चुअल में मेरा जो रियल इंटरेस्ट रेट था वो कितना था 7%, कि मुझे 7% जो है एक्चुअल में रियल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर मुझे रिटर्न इतना मिल रहा है पर मेरी महंगाई भी बढ़ रही है, तो मुझे एक्चुअल में जो मिल रहा है रियल रिटर्न वो ये था, ओके 7%। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसमें टैक्सेस की भी, क्योंकि अब हम आफ्टर टैक्सेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम आफ्टर टैक्सेस में लेकर चल रहे हैं कि जो मेरा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो इकोनॉमी के अंदर मैं इंटरेस्ट रेट रिसीव कर रही हूँ, अब वो आफ्टर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स मुझे कितना नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उसमें से जो भी मेरी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा इन्फ्लेशन रेट 1 साल बाद मेरी महंगाई कितने रेट से इंक्रीज हो जाएगी, वो उसको जब मैं माइनस कर दूंगी तो मैं यहाँ पर अपना एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स रियल इंटरेस्ट रेट को देख सकती हूँ। तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला भी गिवन है हमें, तो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि इसको हम किस तरीके से शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बुक के एग्जाम्पल को देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 5% जो इकोनॉमी हमें ऑफर करती है। उसके बाद अगर हम बात करें इन्फ्लेशन रेट, तो हमें बताया हुआ है कि 2% से हर साल जो है महंगाई बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे दोनों ही एग्जाम्पल में जो टैक्स रेट है वो हमने डिफरेंट लेकर देखा है। फर्स्ट केस में हम ले रहे हैं कि वो 30% है, सेकेंड केस में हम ले रहे हैं वो 20% है, और इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं हम अपने एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स रियल इंटरेस्ट रेट पर। तो जब हमारा 30% टैक्स रेट है ऑन इंटरेस्ट इनकम पर, तो उस केस में हमारा जो एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स रियल इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 1.5%। इसकी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। और अगर हम जब अपने टैक्स रेट को कम कर रहे हैं अपने एग्जाम्पल 2 में, तो उस केस में हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स रियल इंटरेस्ट रेट है वो 1.5 से क्या हो गया 2%, जो कि इंक्रीज हो गया। तो हम देख सकते हैं कि इनके बीच में किस तरीके का जो है रिलेशन है। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो उसमें हम बात करते हैं अपनी फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी काफ़ी सिंपल है, ऑलरेडी हम पढ़कर भी आए हैं इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में समझें तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब भी हमारी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग और टैक्सेस में चेंजेस लाती है तो वो हमारी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। फिस्कल पॉलिसी में हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपनी स्पेंडिंग को कम ज़्यादा करती है, टैक्सेस को कम ज़्यादा करती है, अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर उन्हें फुलफिल करने के लिए। अब यहाँ पर इसको सेम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में चेंजेस करती है तो अगेन वो फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचरों की, खर्चों की, तो उसमें क्या चीज़ आती है, गवर्नमेंट के परचेजेस और गवर्नमेंट के ट्रांसफर्स। लेकिन इस चैप्टर में हम ट्रांसफर्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसे भी छोड़ दो। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के परचेजेस की। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू की, तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, टैक्स कलेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर रेवेन्यू में हमारे 2 तरीके के टैक्सेस गिवन है। हमारा फर्स्ट टैक्स जिसको हम बोलते हैं लमसम टैक्स, दैट मीन्स कि वो हमारा ऑटोनॉमस टैक्स है, वो हमारी इनकम पर डिपेंड नहीं करता लोगों की। तो हमारा दूसरा टैक्स जो है वो अगेन इसका अपोजिट होएगा कि हमारा वो टैक्स जो लोगों की इनकम पर डिपेंड करता है, जिसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर इस टॉपिक में हम लेकर चलते हैं कि हमारा जो वाई है, हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ आउटपुट है, लेवल ऑफ इनकम है, वो क्या है, गिवन है। अब यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें, हमारे टैक्सेस की और हमारे गवर्नमेंट परचेजेस की, तो इसको हम पहले थोड़ा सा समराइज करके यहाँ पे समझते हैं, फिर आगे वाले टॉपिक्स में हम इन सेम चीज़ को दोबारा से इन डिटेल पढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पर टैक्सेस की बात करते हैं,
अगर हम यहाँ पे टैक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारे टैक्सेस इंक्रीज हो गए, हमारे करंटली टैक्सेस इंक्रीज हो गए, मतलब कि अब हमें ज़्यादा टैक्सेस को पे करना पड़ रहा है अपनी इनकम में से, ज़्यादा टैक्सेस को पे करना पड़ रहा है अपनी इनकम में से, ज़्यादा प्रपोर्शन अब हमारी इनकम का टैक्सेस में जा रहा है पहले से, तो अब हमारे पास जो इनकम यूज़ करने के लिए बची एक तरीके से वो कम हो गई, है ना। अगर हमारी करंट इनकम कम हो गई तो वी नो दैट कि अगर करंट इनकम कम होती है तो हम अपनी करंट कंजम्पशन को भी कम कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पर दूसरी सिचुएशन की बात करें तो हमारे फ्यूचर टैक्सेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंक्रीज हो जाएंगे, फ्यूचर में हमारे टैक्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब फ्यूचर में हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब अपनी इनकम में से मुझे ज़्यादा प्रपोर्शन टैक्स पे देना पड़ेगा, मतलब हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर इनकम हमारी एक तरीके से कम हो जाएगी क्योंकि उसका ज़्यादा प्रपोर्शन अब हमें टैक्स में देना पड़ेगा। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इनकम कम हो जाएगी तो अगेन उसका क्या इम्पैक्ट है कि हमारी करंट कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी एक इंडिविजुअल की। अब ये हमारी एक इंडिविजुअल की बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करते हैं अपनी डिज़ायर्ड कंजम्पशन की, मतलब कि नेशनल लेवल ऑफ कंजम्पशन की, तो वो बेसिकली क्या है, हमारे सारे हाउस होल्ड का जो डिसीजन होगा उसका सम, कि सारे हाउस होल्ड की जो करंट कंजम्पशन है उसका सम। अब अगर हमारे टैक्सेस के इंक्रीज होने से प्रेजेंट में और फ्यूचर में हमारे सारे ही इंडिविजुअल्स का बिहेवियर क्या है कि वो अपनी करंट कंजम्पशन को कम कर रहे हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरी जो डिज़ायर्ड कंजम्पशन है वो भी फॉल कर जाएगी। अगर वो फॉल कर रही है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन हम देख सकते हैं, अगर ये फॉल कर रही है तो हमारी नेशनल सेविंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी टैक्सेस की बात। अब अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की तो उसमें हम बात करते हैं गवर्नमेंट परचेजेस की। अगर हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज हो जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज हो गए तो यहाँ पर हमारी जो नेशनल सेविंग है वो फॉल कर जाएगी। और अगर हम बात करें कि देखो ये तो सेविंग की बात हो गई, लेकिन हमारी कंजम्पशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब हमने यहाँ पर टैक्सेस में तो कंजम्पशन और सेविंग दोनों की बात करी है नेशनल, लेकिन गवर्नमेंट परचेजेस में हमारी सेविंग्स तो कम हो जाएगी बट कंजम्पशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसको जब हम आगे बात करेंगे तो फुल डिटेल में बात करेंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे कि कंजम्पशन में किस तरीके से इम्पैक्ट होता है हमारी गवर्नमेंट के परचेजेस पर। तो स्टार्ट करते हैं पहले गवर्नमेंट के परचेजेस से, फिर हम अपने टैक्सेस की बात करते हैं। तो द फर्स्ट वन हमारा गवर्नमेंट परचेजेस। अगर हमारे गवर्नमेंट परचेजेस में चेंजेस आते हैं तो किस तरीके से हमारी डिज़ायर्ड कंजम्पशन या फिर हम बोल सकते हैं नेशनल लेवल कंजम्पशन और नेशनल लेवल सेविंग्स में चेंजेस आते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट परचेजेस में चेंजेस आते हैं तो हम लेकर चल रहे हैं कि गवर्नमेंट परचेजेस जो हैं वो इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिया है, अगेन बुक का ही है, कि गवर्नमेंट ने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को इंक्रीज कर दिया। किस अमाउंट से इंक्रीज कर दिया, 10 बिलियन से। 10 बिलियंस ने गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज हो गए, 10 बिलियन से गवर्नमेंट ने मिलिट्री एक्सपेंडिंग को इंक्रीज कर दिया, अपने खर्चों को इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करी है, अपने खर्चे इंक्रीज करी हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा कंजम्पशन और सेविंग पर ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, या फिर अगर हम बात करें इंडिविजुअल लेवल पर तो उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करा है, खर्चों को इंक्रीज करा है, तो खर्चों को इंक्रीज ऐसे ही तो नहीं कर दिया होगा। खर्चों को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट के पास खर्चा कहाँ से आया, पैसे कहाँ से आए, तो गवर्नमेंट किस तरीके से रेवेन्यू को जनरेट करती है। तो फर्स्ट केस में हम बात कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने अपने खर्चे इंक्रीज करे हैं, स्पेंडिंग को इंक्रीज करा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आए होंगे, टैक्सेस के थ्रू। तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस को इंक्रीज करा होगा 10 बिलियन से, तभी उन्होंने अपने खर्चों को भी इंक्रीज कर दिया 10 बिलियन से। अगर गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस को इंक्रीज करा है, एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करने के लिए अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करा है थ्रू टैक्सेस, टैक्सेस को इंक्रीज करा है 10 बिलियन से, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, हमारे करंट टैक्सेस 10 बिलियन से इंक्रीज हो गए। तो मतलब हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर हर इंडिविजुअल का सम मिलाकर जो टैक्सेस सब पे कर रहे हैं वो 10 बिलियन अमाउंट होना चाहिए। अब यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर जब सारे ही इंडिविजुअल पूरा सम मिलाकर टैक्स
10 बिलियन दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर से जो करंट कंजम्पशन है वो 10 बिलियन से कंज्यूमर्स की कम हो गई, है ना। आफ्टर टैक्स, अगेन आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं हम, तो आफ्टर टैक्स हमारी जो इनकम है इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर्स की वो 10 बिलियन से कम होगी। अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर्स की करंट इनकम कम हो जाती है तो वो अपनी करंट कंजम्पशन को भी कम कर देते हैं। किस अमाउंट से कम करेंगे, तो अगेन जितनी हमारी इनकम कम हुई है उतनी ही तो हम अपनी कंजम्पशन को कम नहीं कर देते, ऑब्वियसली हम उससे कम अमाउंट से ही करते हैं। तो यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं कि वो अपनी करंट कंजम्पशन को ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो है कम कर रहे हैं 6 बिलियन से। तो ये हमारा केस 1 हो गया। केस 1 में हमने बेसिकली क्या देखा कि अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करती है, परचेजेस को इंक्रीज करती है 10 बिलियन से, तो गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आते हैं। पहला क्या है कि गवर्नमेंट ने हो सकता है अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करा हो थ्रू टैक्सेस। तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए 10 बिलियन से, मतलब अब जनता की पॉकेट में से ये 10 बिलियन आ रहे हैं, तो जनता की पॉकेट में से आ रहे हैं तो जनता की जो इनकम है, करंट इनकम है, वो 10 बिलियन से कम हो गई। 10 बिलियन से अगर करंट इनकम कम हो गई तो वो अपनी करंट कंजम्पशन को भी कम कर देंगे, बट किस अमाउंट से, 10 बिलियन से कम। तो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं लेट सपोज 6 बिलियन। फिर अगर हम बात करें केस 2 की, वट इफ अगर गवर्नमेंट ने रेवेन्यूज को इंक्रीज नहीं करा थ्रू टैक्सेस, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आया। तो दूसरा केस हम लेके चल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हो सकता है अपनी बोरोइंग्स को इंक्रीज कराओ, गवर्नमेंट ने उधार लिया हो ये 10 बिलियन। अगर गवर्नमेंट ने ये 10 बिलियन उधार लिया है, बोरोइंग्स अपनी इंक्रीज करी है, तो उस केस में क्या होगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपनी 10 बिलियन बोरोइंग करी है, उधार लिया है, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को ये अमाउंट फ्यूचर में पे भी करना होगा। अब जब फ्यूचर में गवर्नमेंट इस अमाउंट को पे करेगी तो ये अमाउंट तो पे करेगी करेगी, प्लस इसके साथ इसके ऊपर का इंटरेस्ट भी पे करेगी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी तो बोरोइंग कर ली और अपने खर्चों को कर लिया, बट फ्यूचर में गवर्नमेंट को ये पैसे वापस पे करने पड़ेंगे, वो भी विद इंटरेस्ट। तो वहाँ पे तब पैसे कैसे आएंगे फ्यूचर में। तो हम इस सिचुएशन से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अगर आज बोरोइंग करी है तो फ्यूचर में गवर्नमेंट को वो पे करना पड़ेगा, और उसको पे करने के लिए गवर्नमेंट अगेन कहाँ से अपने रेवेन्यू को जनरेट करेगी, थ्रू टैक्सेस। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ने आज बोरोइंग करी है तो गवर्नमेंट फ्यूचर में टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी। अब अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया अपने लोन को पे बैक करने के लिए, तो उस केस में हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी फ्यूचर इनकम जो है वो कम हो जाएगी। फ्यूचर इनकम हमारी कम हो जाएगी अगेन 10 बिलियन से, इवन 10 बिलियन से भी ज़्यादा से, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी पे कर रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी फ्यूचर इनकम जो है वो कम हो जाएगी, तो हम अपनी करंट कंजम्पशन को कम कर देते हैं, अगेन सेम अमाउंट से नहीं, 10 बिलियन से कम से। तो हमने यहाँ पे ले लिया अगेन 6 बिलियन। तो यहाँ पर दोनों ही इफेक्ट में हम क्या देख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज होते हैं तो दोनों ही सिचुएशन में हमारी जो करंट कंजम्पशन है वो कम हो रही है ना। दोनों ही सिचुएशन में हमारी करंट कंजम्पशन जो है वो कम हो रही है, और हम लेकर चल रहे हैं कि वो 6 बिलियन से कम हो रही है। अब अगर हम इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखें कि हमारे गवर्नमेंट परचेजेस के इंक्रीज होने से हमारी नेशनल कंजम्पशन और सेविंग पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो नेशनल कंजम्पशन है, हमारी जो डिज़ायर्ड कंजम्पशन है, वो 6 बिलियन से कम हो रही है ना। अगर हम बात कर रहे हैं कि मेरे गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज हो रहे हैं 10 बिलियन से, तो मेरी जो कंजम्पशन है, नेशनल लेवल कंजम्पशन है, डिज़ायर्ड कंजम्पशन है, वो 6 बिलियन से कम हो रही है। अब अगर हम बात करें कि नेशनल सेविंग का क्या इम्पैक्ट होगा, तो हमारी यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर मेरा ये यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 10 बिलियन से, तो मतलब मेरी जो सेविंग्स है वो कम होगी 10 बिलियन से, ये हम ऑलरेडी देखकर आए हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट है। और अगर मेरी यहाँ पर कंजम्पशन कम हो रही है 6 बिलियन से, तो मतलब मेरी यहाँ पर सेविंग इंक्रीज हो रही होगी 6 बिलियन से। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं सिंपली कि मेरा जो 10 बिलियन कम हो रहा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो मेरा 6 बिलियन इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर मेरे 4 बिलियन से जो नेशनल सेविंग है, डिज़ायर्ड सेविंग है इकोनॉमी के अंदर, वो कम हो जाएगी। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मेरे गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज होते हैं तो हमने इसे पीछे भी देखा कि हमारी नेशनल सेविंग्स जो हैं वो कम हो जाती है,
और हमारी कंजम्पशन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारी कंजम्पशन भी कम हो जाती है, बट अगेन सेम अमाउंट से दोनों चीज़ें कम नहीं होती हैं। हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और हमारी जो ये कंजम्पशन और सेविंग कम हो रही है वो कम अमाउंट से कम होती है। और हम देख भी सकते हैं इसकी वर्किंग की ऐसा बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करती है, खर्चों को इंक्रीज करती है, तो उसके लिए पैसे किस तरीके से वो जनरेट करती है और उससे क्या होता है, बेसिकली लोगों की इनकम ही कम हो रही है दोनों सिचुएशन में, चाहे वो बोरोइंग कर रही है या टैक्सेस ले रही है। तो यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन में लोगों की इनकम कम हो रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है तो लोगों की करंट कंजम्पशन भी कम हो रही है, इसलिए हमारा जो ये है वो फॉल कर रहा है, हमारा जो डिजायर्ड कंजम्पशन है वो फॉल कर रहा है। और अगेन अगर हम इन दोनों का इम्पैक्ट यहाँ पर देखें तो हमारी सेविंग्स भी जो है वो फॉल कर रही है। देन अगर हम बात करें अपने टैक्सेस की, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं टैक्सेस की, तो हम लेकर चलते हैं कि ये हमारे वो टैक्सेस हैं जो इनकम पर डिपेंड नहीं करते, जिसको हम बोलते हैं लमसम टैक्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारे टैक्सेस में चेंजेस आते हैं तो किस तरीके से हमारी नेशनल कंजम्पशन और सेविंग में चेंजेस आते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि व्हाट इफ अगर हमारे टैक्सेस इकोनॉमी के अंदर 10 बिलियन से कम हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में हमारी नेशनल सेविंग और कंजम्पशन में क्या चेंजेस होंगे अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर 10 बिलियन से टैक्सेस कम हो जाते हैं तो यहाँ पर अगर इकोनॉमी के अंदर 10 बिलियन से टैक्सेस कम हो गए, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर सारे लोगों को मिलाकर 10 बिलियन कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। अगर सब लोगों को मिलाकर 10 बिलियन कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि हम ये भी बोल सकते हैं कि उनकी करंट इनकम इंक्रीज हो गई है 10 बिलियन से। अब यहाँ पर करंट इनकम उनकी इंक्रीज हो गई है 10 बिलियन से, तो मतलब करंट इनकम इंक्रीज हुई है तो हम करंट कंजम्पशन को भी इंक्रीज करते हैं, जैसा हम पीछे पढ़कर आए हैं। बट यहाँ पर हमारी जो कंजम्पशन इंक्रीज होगी वो 10 बिलियन से कम होगी। तो हमारा फर्स्ट इफेक्ट जो हमने यहाँ पर देखा वो क्या था कि हमारे टैक्सेस के कम होने से हमारी जो करंट कंजम्पशन है वो इंक्रीज होती है। ओके, ये हमारी फर्स्ट कहानी हो गई इसकी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने सेकंड फेज की, तो हम क्या बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस को कम कर दिया, टैक्सेस को कम कर दिया का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक तरीके से अपने रेवेन्यूज को कम करा है, क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, टैक्स कलेक्शन के थ्रू। अगर गवर्नमेंट कम टैक्स कलेक्ट कर रही है तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक तरीके से हम बोल सकते हैं कम हो गए। अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम हो गए तो हम बात करते हैं गवर्नमेंट के खर्चों की। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में अगर कोई भी चेंजेस नहीं आया, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आया, तो उस केस में अगर हमारे टैक्सेस कम हो रहे हैं तो वो कैसे कंपनसेट किए जा रहे हैं, थ्रू बोरोइंग। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यूज को कम कर दिया, गवर्नमेंट जो रेवेन्यू टैक्स के थ्रू करती थी उन्होंने वो कम कर दिया टैक्स को कम करके, बट गवर्नमेंट के खर्चे तो कम नहीं हुए। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने ये टैक्सेस को कम करा है ये कैसे कंपनसेट करेगी उन्हें, क्योंकि खर्चे तो कम नहीं हुए ना, रेवेन्यू कम कर दिया गवर्नमेंट ने, तो वो उन्हें कैसे कंपनसेट कर रही है, बोरोइंग के थ्रू। गवर्नमेंट अब बोरोइंग कर रही है 10 बिलियन की अपने टैक्सेस को जो इन्होंने कम करा है उनको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चों में कोई चेंजेस नहीं आया। अगर हमारी गवर्नमेंट बोरोइंग करती है तो हम क्या देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने बोरोइंग करी है तो उन्हें ये सेम अमाउंट फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, प्लस उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर दिया है और उसको कंपनसेट किससे कर रही है, बोरोइंग लेकर, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट को ये बोरोइंग पे भी करनी पड़ेगी, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमारे फ्यूचर में जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज होने वाला है। फ्यूचर में गवर्नमेंट कहाँ से रीपे करेगी अपने बोरोइंग को, जो भी उन्होंने लोन लिया है, जिससे भी उधार लिया है, उसको पे कैसे करेगी। तो यहाँ पर अभी तो टैक्स कम कर दिया, बट फ्यूचर में तो अब टैक्स बढ़ाने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे रीपे करने के लिए, तो गवर्नमेंट फ्यूचर में अब टैक्सेस को इंक्रीज करेगी, हम देख सकते हैं। और वो जो टैक्सेस इंक्रीज करेगी वो 10 बिलियन से ज़्यादा होंगे। 10 बिलियन से ज़्यादा इसलिए होंगे क्योंकि अब गवर्नमेंट को जो रीपे करना है अमाउंट वो 10 बिलियन प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है। तो फ्यूचर में जो टैक्सेस इंक्रीज होने वाले हैं वो 10 बिलियन से ज़्यादा होने वाले हैं। तो इस सिचुएशन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में टैक्सेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे।
अगर फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब कि फ्यूचर में जो हमारी इनकम होगी उसमें से अब हमें ज़्यादा प्रपोर्शन टैक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें पे करना पड़ेगा। अब अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी इनकम में से, तो हम कम इनकम को यूज़ कर पाएंगे फ्यूचर में। दैट मीन्स कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोअर इनकम को फ्यूचर में। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी इनकम कम हो जाएगी, तो हम अपनी करंट कंजम्पशन को जो है कम कर देते हैं, जो कि ऑलरेडी हम पीछे पढ़ कर आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो हमारा सेकंड इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि अगर हमारे टैक्सेस कम हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी जो इनकम है वो कम होने वाली है, जिसकी वजह से हमारी करंट कंजम्पशन जो है वो फॉल कर जाएगी। दोनों इफेक्ट से हम देख रहे हैं कि एक जगह तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टैक्सेस कम हुए तो हमारी करंट इनकम इंक्रीज हो गई, इसलिए करंट कंजम्पशन इंक्रीज हो गई। दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि अगर टैक्सेस कम हुए तो फ्यूचर में टैक्सेस बढ़ेंगे और हमारी फ्यूचर में इनकम कम होगी, इसलिए हम अपनी करंट कंजम्पशन को कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों इफेक्ट में हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि एक जगह तो हमारी करंट कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, एक जगह हमारी करंट कंजम्पशन जो है वो कम हो रही है। तो अगर यहाँ पर हमारे टैक्सेस, एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा फॉल आएगा, तो यहाँ पर अगर हमारे टैक्सेस फॉल करते हैं, अगर यहाँ पे हमारे टैक्सेस फॉल करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारी करंट इनकम तो इंक्रीज हो जाएगी, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर इनकम जो है वो कम हो जाएगी। उस सिचुएशन में हम अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज भी कर रहे हैं एक जगह और एक जगह कम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो कंजम्पशन है वो कम भी हो सकती है और वो ज़्यादा भी हो सकती है। हमारी जो डिज़ायर्ड कंजम्पशन है वो कम भी हो सकती है और वो ज़्यादा भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि हम करंट कंजम्पशन को कितना कम और ज़्यादा कर रहे हैं, और इट डिपेंड्स कि हमारी करंट इनकम कितनी इंक्रीज हुई है और फ्यूचर में हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी कितनी कम होने वाली है। अब यहाँ पर ये जो पूरा इफेक्ट है, इसमें हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि ये हमारे एक पॉजिटिव इफेक्ट को शो कर रहा है कि मेरी करंट इनकम इंक्रीज होने वाली है, और यहाँ पर ये मेरे नेगेटिव इफेक्ट को शो कर रहा है कि मेरी यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम कम होने वाली है। अगर मेरा पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली मेरी करंट कंजम्पशन जो है ज़्यादा होगी, लेकिन अगर इसका उल्टा होता है तो उस केस में क्या होएगा, हमारी करंट कंजम्पशन जो है वो फॉल कर जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रपोर्शन में बात करते हैं कि ये दोनों हम लेकर चलते हैं कि इक्वल है, जिसकी हमने यहाँ पर बात करी है। तो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रपोर्शन में कि हमारा जो ये पॉजिटिव इफेक्ट था इंक्रीज इन कंजम्पशन का, और जो हमारा ये नेगेटिव इफेक्ट है हमारा फ्यूचर इनकम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कम हो जाएगी, हम लेकर चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट एग्जैक्टली इक्वल है। तो अगर हम ये लेकर चल रहे हैं, मतलब कि हमें सेम अमाउंट से यहाँ पर अपनी कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा और सेम अमाउंट से यहाँ पर अपनी कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। अगर हम अपनी सेम अमाउंट से करंट कंजम्पशन को कम और ज़्यादा करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारी डिज़ायर्ड कंजम्पशन में तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, और अगर डिज़ायर्ड कंजम्पशन में कोई भी चेंजेस नहीं आए टैक्सेस के कम होने से, तो हमारी सेविंग्स में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर टैक्सेस के कम होने से हमारा सीडी जो है वो अफेक्ट ही नहीं होएगा, हमारी नेशनल सेविंग जो है अफेक्ट नहीं होएगी, और हमारी जो नेशनल कंजम्पशन है वो भी अफेक्ट नहीं होएगी। दोनों हमारे अफेक्ट नहीं होंगे अगर हम बात कर रहे हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रपोर्शन की। लेकिन अगेन ये हमारी थ्योरेटिकल बात है। अगर हम बात करें इन रियल लाइफ, इन प्रैक्टिकल, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारे टैक्सेस कम होते हैं तो गवर्नमेंट अगर टैक्सेस को कम करती है तो हमारी लोग क्या करते हैं उसके बदले में अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हैं। ये इन प्रैक्टिकल, इन रियल लाइफ इसका अफेक्ट होता है कि अगर हमारे टैक्सेस कम होते हैं तो हमारी करंट कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सीडी है वो इंक्रीज हो जाता है, सीडी इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स कि हमारा जो एसटी है वो फॉल कर जाता है ना। अगर हम बात करते हैं इन प्रैक्टिकल, इन रियल लाइफ, तो इन रियल लाइफ हम यहाँ पर ये चीज़ जो है लेकर ही नहीं चलते हैं। यहाँ पर इन रियल लाइफ अगर हमारे टैक्सेस कम होते हैं तो सिंपली जो जनता है वो बेसिकली क्या देखती है कि अब उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, उनकी करंट इनकम इंक्रीज हो गई तो वो अपनी करंट कंजम्पशन को सिंपली इंक्रीज कर देते हैं। हमारी जनता इतना नहीं दिमाग लगा पाती है कि अगर गवर्नमेंट ने आज टैक्सेस कम करे हैं और उनके स्पेंडिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आए तो उन्होंने
ये बोरिंग के थ्रू करा होगा, इतना वो क्रैक नहीं कर पाती। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ को वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाती कि वो फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर पाएंगी हायर टैक्सेस को, जिसकी वजह से उनकी फ्यूचर में इनकम लो हो जाएगी, इसलिए उन्हें करंट कंजम्पशन कम करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमी के अंदर ज़्यादातर लोग जो है नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर अगर हम सिंपली बात करें इन प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ, जब भी गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को कम करती है तो हमारी करंट इनकम इंक्रीज हो जाती है लोगों की, और लोग क्या करते हैं उसकी वजह से अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हैं। करंट कंजम्पशन अगर इंक्रीज हुई है तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल नेशनल कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारी नेशनल सेविंग जो है वो फॉल कर जाएगी। तो ये था हमारा कंप्लीट 4.1। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।